मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 431 से 440 तक सुनते हैं। तुम्हारे पास अभी भी मजाक करने का समय है। अर्णव ने आज रात की स्थिति बताई। वहां कुछ गड़बड़ हुई थी और मैंने गड़बड़ करने वालों का ध्यान रखा है, लेकिन हो सकता है कि अभी भी कुछ लोग बच गए हों। फोन के दूसरी तरफ ग्रीष्मा, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, अचानक उठकर बैठ गई और पूछा, रिद्धि कैसी है? उसे चोट तो नहीं लगी? नहीं। ग्रीष्मा ने राहत की सांस ली और कहा, मुझे विस्तार से बताओ कि जिसने ये किया उसके साथ क्या हुआ। अर्णव ने प्रेडेटर और दूसरे 2 गंजे आदमियों की कहानी बताई और उसने जो तस्वीरें ली थी वे भेजी। फोटो देखने के बाद ग्रीष्मा ने कहा, यह कंट्री एम की एस टीम है। इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को प्रेडेटर कहा जाता है और वो बहुत शक्तिशाली है। खुशकिस्मती से मैंने तुम्हें वहां भेजने का पहले से ही इंतजाम कर दिया था, वरना आज चीजें ठीक से खत्म नहीं होती। टीम एस आमतौर पर 5 लोगों की एक्शन टीम होती है और ऐसा लगता है कि अभी भी 2 लोग बच गए हैं। अर्णव ने कहा, वे दोनों शायद वही थे जिन्होंने लड़कियों के डॉर्मेट्री बिल्डिंग में आग लगाई थी। ये दुख की बात है कि मुझे रिद्धि की सुरक्षा का ध्यान रखना था और मेरे पास उनका पीछा करने की समय नहीं थी। कोई बात नहीं, 2 बचे हुए लोग ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर सकते। ग्रीष्मा ने कहा, तुम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ये तो बस शुरुआत है और बाद में और भी ताकतवर लोग आएंगे। अर्णव ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? गणेश माथुर को कब बचाया जा सकता है? ग्रीष्मा ने कहा, चौहान मंडप में अब उसके सभी एलिट लोग हैं, लेकिन देश एम के स्पेशल डिपार्टमेंट सिर्फ मुफ्तखोर नहीं है। ये मामला मुश्किल है। अब दोनों पक्ष गति के लिए मुकाबला कर रहे हैं ताकि ये देखा जा सके कि हम गणेश माथुर को पहले बचा पाते हैं या वे पहले रिद्धि को पकड़ो। इसलिए तुम यहां सबसे ज्यादा जरूरी हो और इसे हल्के में मत लेना। अर्णव ने कहा, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है, कुछ भी गलत नहीं होगा। ग्रीष्मा ने कहा, मुझे अभी भी यहां बहुत सी चीजों की जिम्मेदारी लेनी है। स्कूल सारी पावर सिर्फ तुम्हें दे सकता है। अर्णव ने कहा, मैंने आज रात टीम एस के 3 सदस्यों को खत्म कर दिया है, लेकिन तुम्हें अभी भी आग से निपटना है। इसकी चिंता मत करो, मैं संबंधित डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म कर दूंगा। आखिर में ग्रीष्मा ने नखरे से कहा, छोटे आदमी, अपना बेस्ट करो और जब ये काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ये कहने के बाद दोनों ने फोन काट दिया और आराम करने चले गए। कंट्री एम में एक सफेद बालों वाला गोरा आदमी एक बड़े सोफे पर बैठा था और उसके बगल में एक इस्तदार काला आदमी खड़ा था। इस समय सफेद बालों वाले आदमी की नजरें उसके सामने बड़ी स्क्रीन पर टिकी हुई थी। टीम एस के नाम से मार्क किए गए 5 लाल डॉट्स में से 3 बुझ गए थे और सिर्फ 2 ही अभी भी जल रहे थे। उसने एक सिगार उठाया, उसे जलाया और कहा, तीनों प्रेडेटर्स खत्म हो गए। ऐसा लगता है कि हमने अभी भी भारतीय लोगों को कम आंका। स्कूल बिना तैयारी के नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी तरह से तैयार है। ऐसा लगता है कि इंतजाम जबरदस्त है। बड़े काले आदमी ने कहा, मिस्टर कार्लोस, क्या आप चाहते हैं कि मैं बाकी बचे 2 लोगों से कांटेक्ट करके सिचुएशन के बारे में पता करूं? मुझसे पूछो। एक पुरानी भारतीय कहावत है कि अगर तुम खुद को और दुश्मन को जानते हो तो तुम कभी खतरे में नहीं पड़ोगे।
हमें पता लगाना होगा कि वहां क्या हुआ। कार्लोस की इजाजत से उस बड़े काले आदमी ने एक सेल फोन उठाया और नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद उसने पूछा, नंबर 4, वहां क्या हो रहा है? मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन शिकारी के प्लान के मुताबिक नंबर 5 और मैं लड़कियों के हॉस्टल बिल्डिंग नंबर 3 में आग लगाने गए ताकि दूसरों का ध्यान खींचा जा सके। वो नंबर 2 और नंबर 3 को बिल्डिंग 1 में टारगेट पर हमला करने के लिए ले गया, लेकिन फिर कोई खबर नहीं मिली और वो पूरी तरह गायब हो गया। अभी अभी नंबर 5 और मैं फिर से चेक करने के लिए बिल्डिंग 1 में गए। जिस हॉस्टल में टारगेट रहता था वहां लड़ाई के निशान थे, लेकिन तीनों शिकारी गायब थे। बड़ा काला आदमी का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, क्या तुमने स्पेशल डिपार्टमेंट के किसी को आते हुए देखा? क्या उन्हें ले जाया गया है? नहीं, स्कूल में सब कुछ नॉर्मल है। कुछ फायर ब्रिगेड आग बुझा रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल डिपार्टमेंट का कोई भी दखल नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम दोनों जल्दी से छिप जाओ और जब तक ऑर्डर न मिले कुछ मत करना। फोन रखने के बाद कार्लोस ने कहा, शिकारियों के सिग्नल डिवाइस उनके शरीर में दबे हुए हैं और अगर उन्हें ले भी जाया जाए तो भी सिग्नल पूरी तरह से गायब नहीं होगा। तो वे जरूर मर गए होंगे और ऐसे मरे होंगे कि उनके शरीर को नष्ट कर दिया गया और सारे निशान मिटा दिए गए। ये काले आदमी ने कहा, ऐसा लगता है कि चौहान मंडप ने सच में एक्सपर्ट्स को तैयार किया है। कार्लोस ने अपने सिगार का एक गहरा कश लिया, धुआं बाहर निकाला और कहा, यह चीज और भी दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन इसी तरह से मजा आता है। अगर तुम कचरे के एक ग्रुप से निपटोगे तो बोरिंग होगा। बड़े काले आदमी ने पूछा, बॉस, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? कार्लोस की आंखों में एक तेज नजर चमकी। टीम को इन्फॉर्म करो। हाल ही में चौहान मंडप के लोगों ने हमारी दिशा का पता लगा लिया है और हमें इस समस्या को जितनी जल्दी हो सके हल करना होगा। उस बड़े काले आदमी ने कहा, क्या हमें इसे इतना मुश्किल बनाने की जरूरत है? क्या हमें उस लड़की को पकड़ना ही होगा? क्या हम उस भारतीय आदमी का मुंह खुलवाने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकते? तुमने चौहान मंडप के लोगों को कम आंका है। कार्लोस ने गंभीरता से कहा, उन सभी को स्पेशल ट्रेनिंग मिली है और आम तरीकों से उसका मुंह नहीं खुलवाया जा सकता, और अगर वे तैयार नहीं हैं तो उनके बताई गई जानकारी की विश्वसनीयता ज्यादा नहीं होगी। चौहान मंडप के सामने हमारे पास कार्रवाई करने का सिर्फ एक मौका है जिसकी बिल्कुल भी पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके मुकाबले जो हम चाहते हैं उसे पाने का सबसे अच्छा तरीका उसकी बेटी को बंधक बनाना है। उस बड़े काले आदमी ने कहा, मैं जानता हूं बॉस, मैं अभी इंतजाम करता हूं। अगली सुबह सूरज पूरब में उगा था और सुनहरी धूप पूरे कैंपस में फैल गई, जिससे लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ। बस बिल्डिंग 3 जली हुई काली थी और थोड़ी अजीब लग रही थी। टीचिंग बिल्डिंग की छत पर श्रीशांत सिगरेट पी रहा था और बल्ली सिन्ह से बात कर रहा था। उसने पूछा, कल क्या हुआ? क्या मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के लोग नहीं गए थे? अर्णव नाम का आदमी सही सलामत कैसे वापस आ गया और इतना बड़ा हंगामा कैसे किया? यह मामला बहुत पेचीदा है और इसे 1-2 वाक्यों में नहीं समझाया जा सकता। बल्ली सिंह अब अर्णव का वफादार समर्थक है। अर्णव ने उसे इसे राज रखने के लिए कहा है, इसलिए वो एक शब्द भी नहीं कहेगा। मास्टर श्रीशांत, मुझे लगता है कि हम इस मामले को जाने दे सकते हैं। असल में टीचर अर्णव हमारे क्लास टीचर के तौर पर बुरे नहीं हैं। हमें उनके खिलाफ जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर उसे स्क्वाड लीडर श्रीशांत कहा जाता है और सिर्फ बहुत ज्यादा औपचारिक होने पर ही उसे मिस्टर श्रीशांत कहा जाता है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? श्रीशांत ने बल्ली सिन्हा को घूरते हुए कहा, क्या इसका मतलब है कि तुम भी उनकी तरह जाल में फंस गए हो और मान लिया है कि एक छोटा डॉक्टर हमारी क्लास को संभालेगा? ठीक है, असल में मिस्टर अर्णव बहुत अच्छे इंसान हैं। हम पुराने दोस्त भी हैं। मेरे बात सुनो, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। बकवास, श्रीशांत ने गुस्से से कहा। बल्ली सिंह, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा सपना क्या है?
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम राजगढ़ शहर में अंडरग्राउंड दुनिया के राजा बनना चाहते हो? तुमने एक छोटे से डॉक्टर के सामने सिर क्यों झुकाया? क्या तुम अभी भी बेशर्म हो? क्या तुम्हें इज्जत नहीं चाहिए? ये बल्ली सिंह शर्मिंदा दिख रहा था। अर्णव की पहचान बताए बिना इस मामले को समझाना सच में मुश्किल था। आखिर में वो लाचारी से बस इतना ही कह पाया, मास्टर श्रीशांत, मैं सच कह रहा हूं। हम मिस्टर अर्णव से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। क्या मजाक है? वो तो बस एक छोटा मोटा डॉक्टर है, उसमें ऐसी क्या खास बात है? श्रीशांत ने गुस्से से कहा, मैं कौन हूं? मेरे पिताजी राजगढ़ शहर के लीडर हैं। क्या इस स्कूल में कोई ऐसा है जिसे मैं नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता? अगर मैं स्कूल को तोड़ भी दूं तो भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। बोलने के बाद उसने गहरी सांस ली, जैसे अपनी निराशा निकालने के लिए। तुमने मुझे सच में निराश किया है। एक के बाद एक तुम सब एक छोटे से डॉक्टर के सामने झुक गए। तुम्हें शर्म नहीं आती? बल्ली सिंह ने लाचारी से कहा। मास्टर श्रीशांत, बात वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, अब कुछ मत कहो, मैं खुद एक्शन लूंगा। मैं चाहता हूं कि अर्णव नाम का वो आदमी देखे कि क्लास 5 ग्रेड 2 में किसकी चलती है। श्रीशांत ने कहा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानूंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर हम रोशन बालानी को वापस बुला लें तो मुझे नहीं लगता कि अर्णव इसे संभाल पाएगा। ये कहने के बाद उसने बल्ली सिन्हा को नजरअंदाज किया, सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका, उस पर जोर से पैर रखा और पीछे देखे बिना चला गया। उसकी पीठ को देखते हुए बल्ली सिंह ने लाचारी से सिर हिलाया और बड़बड़ाया, क्या यहां चुपचाप रहना बेहतर नहीं था? मास्टर अर्णव किस तरह का इंसान है? रोशन बालानी को वापस बुलाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। सोमनाथ गिल प्रिंसिपल के ऑफिस आए। पिछली रात खराब खाना खाने की वजह से उन्हें पेट की गंभीर बीमारी हो गई थी और वे स्कूल की सालगिरह में शामिल नहीं हो पाए थे। अचानक सिर्फ एक रात में लड़कियों के हॉस्टल नंबर 3 की बिल्डिंग में आग लग गई और वे पूरी तरह जल गई। शुक्र है कि समय पर बचाव कार्य के कारण कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही वो स्कूल पहुंचे, उन्हें हर्ष विरमानी का इस्तीफा मिला। उन्होंने वाइस प्रिंसिपल के पद से पूरी तरह इस्तीफा दे दिया था और स्कूल छोड़ दिया था। उन्होंने एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस के डायरेक्टर वरुण और कई अन्य मुख्य टीचरों को बुलाकर स्थिति के बारे में और जानने की कोशिश की। वरुण असल में अर्णव के लिए अच्छी बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन यहां इतने सारे लोग थे, इसलिए वो झूठ नहीं बोल सका। इसलिए उसे सच ही बताना पड़ा। सोमनाथ गिल ने अर्णव को फिर से फोन किया और उसे ऑफिस आने के लिए कहा। टीचर अर्णव, आपकी वजह से हमने कल इतने सारे फंसे हुए स्टूडेंट्स को बचाया। उसका आभार सच्चा था। स्कूल में आग लगी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये अच्छी बात थी कि कोई घायल नहीं हुआ, नहीं तो स्कूल इसके नतीजे भुगतने में सक्षम नहीं होता। अर्णव ने तुरंत कहा, यह कुछ भी नहीं है, मैं एक टीचर हूं, मुझे स्कूल के लिए कुछ करना चाहिए। वो बस पोलाइट हो रहा था और उसने जानबूझकर किसी को टारगेट नहीं किया था। लेकिन ये बातें सुनकर वरुण के कानों में सुई चुभने जैसा लगा। उसे लगा कि अर्णव उसका मजाक उड़ा रहा है। इसी पल ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला और 40-50 साल का एक अधेड़ टीचर गुस्से में अंदर आया। प्रिंसिपल, आपको मेरे लिए फैसला लेना होगा। मैं 12 स्टैंडर्ड सेक्शन 5 में क्लास नहीं ले पाऊंगा। सोमनाथ गिल एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर हैरानी से बोले, टीचर राजीव, आपको क्या हुआ? आपको किसने ऐसे पीटा? राजीव नाम का ये अधेड़ आदमी स्कूल में इंग्लिश टीचर है। 12 स्टैंडर्ड सेक्शन 5 के इंग्लिश कोर्स की जिम्मेदारी उसी की है। विशेष सूचना, दोस्तों, अभी तक स्टोरी में श्रीशांत की क्लास का नाम क्लास 5 की ग्रेड 2 कहा जा रहा था। ये एक्चुअली गलत था। सही मायने में ये 12 स्टैंडर्ड का सेक्शन 5 या आप कह सकते हैं ई सेक्शन है, लेकिन पहले से ग्रेड 5 का उच्चारण हो रहा था। इसलिए आप सभी की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम इसे सेक्शन 5 ही कहेंगे।
पहले की मिस्टेक के लिए माफी चाहता हूं। इस समय उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे और उसके बाएं और दाएं गालों पर थप्पड़ के निशान अभी तक मिटे नहीं थे, इसलिए यह साफ था कि उसे पीटा गया था। राजीव ने गुस्से में कहा, यह श्रीशांत है। ये नाम सुनकर सोमनाथ गिल तुरंत परेशान हो गए। 12th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला लड़का श्रीशांत था, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा बाप था जो शहर का लीडर था। कई दूसरे टीचरों ने भी सिर हिलाया और आह भरी। उनके चेहरों पर गुस्सा और लाचारी थी। 12th स्टैंडर्ड सेक्शन 5 में टीचर को एक से ज्यादा बार पीटा गया था। ये एक आम बात थी। 2 थप्पड़ तो हल्के हैं। अभी भी 2 टीचर हॉस्पिटल में हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। खासकर जब उसे श्रीशांत ने पीटा था तो वो सिर्फ अपनी बुरी किस्मत को कोस सकता था, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने तुम्हें क्यों मारा? राजीव ने दुखी होकर कहा। मुझे कैसे पता? जैसे ही मैं क्लासरूम में घुसा, लेक्चर शुरू होने से पहले ही वो मेरे पास आया और मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। ये बहुत ही शर्मनाक है। ऐसा स्टूडेंट कैसे हो सकता है? टीचर इसे कैसे कंट्रोल करेगा? ये वरुण था जिसने बात की। अगर श्रीशांत जैसा शहर के नेता का बेटा किसी को मारता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज बात अलग थी। उसने एक बार फिर अर्णव पर उंगली उठाई। वो खड़ा हुआ और सही अंदाज में बोला, टीचर अर्णव, श्रीशांत आपकी क्लास का स्टूडेंट है और अब वो बिना किसी वजह के टीचर को पीट रहा है। आपको मुझे इसका जवाब देना होगा, है ना? सोमनाथ गिल ने कुछ नहीं कहा। इस तरह टीचर का स्टूडेंट्स को पीटना एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में आता था। वरुण ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला बहुत मुश्किल है और उसे खुद नहीं पता कि इससे कैसे निपटना है। जब श्रीशांत को सजा देने की बात आती है तो वो शहर के चीफ का बेटा है और वो उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालांकि अगर वो कोई जवाब नहीं देता है तो वो राजीव को उसके सामने शांत नहीं कर पाएगा। अर्णव ने कहा, टीचर राजीव, मुझे माफ करें। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि हमारी क्लास में इस तरह की घटना होगी। मैं सबसे पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूं। राजीव के कुछ बोलने से पहले ही वरुण ने कहा, आपकी माफी का क्या फायदा? इस मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि जिसने मारा है उससे माफी मंगवाई जाए। उसकी बात सुनकर बाकी सबने गहरी सांस ली। यह साफ तौर पर दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करना था। श्रीशांत से माफी मंगवाना कैसे मुमकिन हो सकता था? चिंता मत करो, मैं उससे जरूर टीचर राजीव से माफी मंगवाऊंगा और मेडिकल खर्च का मुआवजा भी दिलवाऊंगा। अर्णव के बोलने के बाद कुछ लोगों की आंखें बड़ी हो गई। अपने रुतबे की वजह से श्रीशांत 12 स्टैंडर्ड सेक्शन 5 का सबसे मुश्किल स्टूडेंट है। स्कूल में साल की शुरुआत से ही 12th स्टैंडर्ड सेक्शन 5 में घायल हुए 10 टीचरों में से 5 के लिए वही जिम्मेदार है। तुमने कब माफी मांगी और मेडिकल खर्च का मुआवजा कब दिया? ये तो कल्पना से भी ज्यादा अविश्वसनीय है। वरुण खुश हुआ और चिल्लाया, अर्णव, तुमने ही तो ये कहा। अगर तुम ये नहीं कर पाया तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उस आदमी को फिर से अपनी तरफ आते देख अर्णव थोड़ा मुस्कुराया। अगर डायरेक्टर वरुण को विश्वास नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम एक और शर्त लगाएं? अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं तुरंत स्कूल से निकल जाऊंगा। अगर मैंने कर दिया तो तुम सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकने का शो करोगे। तुम अपना राज सबके सामने खुलते देख वरुण का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अर्णव मुस्कुराया और बोला, क्या कहते हो डायरेक्टर वरुण, शर्त लगाओगे या नहीं? वरुण बिना सोचे समझे हाँ कहना चाहता था, लेकिन सामने वाला आदमी बहुत शैतान था। हर्ष विरमानी को स्कूल से निकाल दिया गया था और उसे खुद भी बहुत कुछ झेलना पड़ा था। पिछली रात उसने सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकने की नकल भी की थी। हालांकि ये बात नामुमकिन लगती है, लेकिन शर्त को भूल ही जाते हैं। अगर ऐसा फिर हुआ तो स्कूल में घूमने में सच में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मैं शर्त नहीं लगाना चाहता। हम सब अच्छे लोग हैं।
जब कुछ करने को नहीं होता तो हम हमेशा शर्त क्यों लगाते हैं? उसने जो कहा वो सुनने में तो अच्छा था, लेकिन दूसरों के कानों में सुनकर उसे हमेशा मजाक लगता था। अर्णव थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वरुण का चेहरा लाल हो गया। उसने राजीव से कहा, टीचर राजीव, कृपया अब मेरे साथ क्लास में चलिए। मैं श्रीशांत से अभी आपसे माफी मंगवाऊंगा। अर्णव का रवैया देखकर राजीव का गुस्सा भी काफी कम हो गया और उसने कहा, टीचर अर्णव, क्या ये ठीक रहेगा या बस इसे भूल जाते हैं? वरुण ने एक बार फिर पहले ही कहा, यह कैसे हो सकता है? जब छात्र टीचर को मारते हैं तो वे पहले से ही कानून तोड़ने वाले होते हैं। हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमें उससे माफी मंगवानी ही होगी। अर्णव ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन राजीव को खींचकर कहा, चलो टीचर राजीव, मैं आज आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है। राजीव एक पल के लिए हिचकिचाया और आखिरकार अर्णव के पीछे पीछे बाहर चला गया। वरुण ने अपने बगल के टीचरों से कहा, चलो सब लोग जाकर देखते हैं। जाहिर है वो इस तरह की चीज देखना चाहता था, और जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। फिर वो अर्णव को शर्मिंदा करेगा। कई दूसरे टीचर भी देखना चाहते थे कि क्या ये जवान लड़का फिर से चमत्कार कर सकता है। इसलिए वे सब एक साथ ऑफिस से बाहर निकले और ग्रुप 12 एथ स्टैंडर्ड सेक्शन 5 की तरफ चल पड़ा। क्लासरूम में श्रीशांत अपने डेस्क पर गर्व भरे चेहरे के साथ बैठा था। उसने अभी अभी राजीव को सिर्फ अर्णव को निशाना बनाने के मकसद से मारा था। राजीव के जाने के बाद कई दूसरे स्टूडेंट तुरंत एक साथ जमा हो गए। जली ने कहा, श्रीशांत, तुम क्या कर रहे हो? बिना किसी वजह के टीचर को क्यों मार रहे हो? रमित राज ने यह भी कहा, हाँ मॉनिटर, तुम जो भी कर रहे हो उससे टीचर अर्णव की बदनामी होगी। श्रीशांत ने कहा, तुम सही कह रहे हो। मैं बस अर्णव नाम के आदमी को बुरा दिखाना चाहता हूं और उसे यह बताना चाहता हूं कि इस क्लास में मेरी ही बात चलेगी। बल्ली सिंह ने आह भरी और कहा, स्क्वाड लीडर, आखिर में नुकसान तुम्हारा ही होगा। श्रीशांत ने ताना मारा, सच में? तो मैं आज देखना चाहता हूं कि अर्णव नाम का आदमी मुझे कैसे नुकसान पहुंचाता है। इसी समय किसी ने चिल्लाकर कहा, टीचर अर्णव आ गए हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अर्णव और राजीव बाहर से अंदर आए। उनके पीछे वरुण और दूसरे लोग थे, लेकिन श्रीशांत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने साफ तौर पर इन लोगों को गंभीरता से नहीं लिया। वो अभी भी डेस्क पर बैठा था, पैर स्टूल पर रखे हुए, पूरी तरह बेफिक्र दिख रहा था। दरवाजे से अंदर आने के बाद अर्णव ने उस पर एक नजर डाली और शांति से पूछा, क्या तुमने टीचर राजीव को मारा? हां, मैंने ही मारा। श्रीशांत का हाव भाव बहुत घमंडी था, बिना किसी छिपाव के। क्या वजह है? कोई वजह नहीं, मैं बस खुश नहीं हूं। उसका घमंडी हाव भाव देखकर दूसरे टीचरों ने सिर हिलाया, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और कोई भी अपने लिए मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। वरुण भी, वो बस किनारे से चुपचाप देख रहा था। वो मजा देखने आया था। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। अर्णव ने माथा सिकोड़ा, टीचर राजीव से माफी मांगो। ये सुनकर श्रीशांत डेस्क से नीचे कूदा और ताना मारते हुए बोला, अर्णव नाम के जवान आदमी, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो? सच कहूं तो आज मैंने किसी को इसलिए मारा ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि इस क्लास में किसकी चलती है। अगर मैं किसी को मारूं तो तुम मुझे बता सकते हो कि क्या करना है ना? अगर हिम्मत है तो जाओ मेरे पापा को ढूंढो। उसे सीधे अर्णव को उकसाते हुए देखकर वरुण और भी ज्यादा खुश होकर मुस्कुराया। श्रीशांत, आज मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूं। पहला, तुरंत टीचर राजीव से माफी मांगो और मेडिकल खर्च दो। दूसरा, मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊंगा और तुम दोनों मिलकर टीचर राजीव से माफी मांगोगे। ये कहने के बाद श्रीशांत जोर से हंसने लगा। तुम सच में खुद को कुछ समझते हो? तुमने मुंह खोला और बंद किया, मेरे पापा को बुलाया
और मेरे पापा से माफी मांगने को कहा। क्या तुम कल रात सोए नहीं थे? कई दूसरे टीचर और स्टूडेंट जिन्हें अर्नव की पहचान नहीं पता थी, उन्होंने भी सिर हिलाया। उन्हें लगा कि ये एक मजाक है। श्रीशांत के पिता राजगढ़ शहर के मेयर थे। वो कोई आम आदमी नहीं थे। उन्हें यहां कैसे बुलाया जा सकता था? वरुण के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव और गहरा हो गया। वो शहर के पूर्व नेता का बेटा था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि शहर के नेता के पास कितनी शक्ति होती है। इतने बड़े आदमी से रोज मिलना मुश्किल है। स्कूल में बुलाकर माफी मंगवाना तो दूर की बात है। ये सब बकवास है। अर्नव को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें दूसरा वाला चुनते हो। श्रीशांत ने कहा, अर्नव, देखते हैं तुम कब तक नाटक कर सकते हो। तो क्या हुआ अगर मैं दूसरा वाला चुनता हूं? जब तक तुम मेरे पिताजी से बात करवा सकते हो, तब तक मैं हार मान लूंगा। अर्नव ने और बकवास नहीं की और सीधे अपना सेल फोन निकालकर मानवीर अय्यर का नंबर डायल किया। राजगढ़ शहर के नेता के तौर पर मानवीर अय्यर के पास 2 मोबाइल फोन हैं, जिनमें से एक उनके सेक्रेटरी के पास रहता है। सभी कॉल सरकारी काम के लिए होते हैं। सेक्रेटरी पहले कॉल उठाता है और फिर जरूरत पड़ने पर उसे ट्रांसफर कर देता है। साथ ही उनके पास एक पर्सनल फोन भी है। बहुत कम लोग ये नंबर जानते हैं और अर्नव उनमें से एक है। फोन 2 बार बजा और कनेक्ट हो गया। मानवीर अय्यर ने उधर से दिल खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई अर्नव, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? अर्नव ने कहा, भाई मानवीर, मुझे आपसे कुछ कहना है। मानवीर अय्यर ने कहा, भाई अर्नव, हमारे बीच क्या रिश्ता है? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो। जब तक मैं कर सकता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्हें इस नौजवान के लिए सच्चा सम्मान था। कहा जा सकता है कि शहर में उनका जो ओहदा था, वो उन्हें दूसरों ने दिया था। अर्नव के बिना शायद उन्हें अपनी बाकी जिंदगी व्हीलचेयर पर बितानी पड़ती। उसी समय अर्नव के मेडिकल स्किल्स और काबिलियत, साथ ही राजगढ़ शहर के सबसे अमीर आदमी होने का उनका रुतबा, ये सब उनके लिए काफी था कि वो उन पर पूरा ध्यान दे। उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन दूसरों ने ऐसा नहीं सोचा। जब उन्होंने अर्नव को फोन पर बड़े भाई कहते सुना, तो श्रीशांत फिर से जोर से हंस पड़ा। अर्नव, तुम दिखावा करने में बहुत अच्छे हो। तुम मेरे पापा को भाई कहते हो। क्या तुम्हारे पास इसकी काबिलियत है? वो जोर से बोला और फोन के दूसरी तरफ मानवीर अय्यर ने साफ सुना और तुरंत पूछा, भाई अर्नव, तुम कहाँ हो और कौन बात कर रहा है? भाई मानवीर, मैं अभी राजगढ़ फॉरेन लैंग्वेजेस ट्रेनिंग स्कूल में टीचर हूं और मैं आपके बेटे का क्लास टीचर हूं। उसने अभी स्कूल में एक टीचर को मारा है। मुझे लगता है कि आपको आकर टीचर से उसके साथ माफी मांगनी चाहिए। ये छोटा शैतान। हालांकि मानवीर अय्यर को थोड़ा हैरानी हुई कि अर्नव टीचर बन गया है, लेकिन उन्होंने और सवाल नहीं पूछे और बस इतना कहा, भाई अर्नव, चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बेटे ने टीचर को मारा था या नहीं। असली बात यह थी कि अर्नव को चेहरा दिखाना था। मानवीर अय्यर ने फोन रखा और तुरंत अपने सेक्रेटरी को राजगढ़ फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल जाने के लिए कहा। अर्नव ने फोन रखा और श्रीशांत ने भड़काऊ अंदाज में कहा, अर्नव, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही शौकिया है, बिल्कुल भी प्रोफेशन नहीं। उसने तो मेरे डैड, भाई भी कहा। क्या तुम्हें पता चला कि मेरे डैड कौन है? क्या तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है? क्या मुझे भी तुम्हें अंकल कहना चाहिए? वरुण ने फिर कहा, अर्नव, क्या तुम और मजेदार हो सकते हो? तुम इतने गंभीर मामले को संभाल नहीं सकते। क्या हम इसे गंभीरता से ले सकते हैं? अर्नव ने कहा, तुमने क्या कहा? मैं गंभीर क्यों नहीं हूं? वरुण ने तिरस्कार से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सब बेवकूफ है? क्या सच में कोई सोचेगा कि तुमने शहर के लीडर को फोन किया था? तुम्हारा फोन नंबर या तो डायल नहीं हुआ था या किसी और को कॉल किया गया था। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे? अर्नव ने उन दोनों को देखा और कहा, भाई मानवीर अभी यहां आ रहे हैं, बाद में पता चल जाएगा कि ये सच है या नहीं।
तुम्हारा अभी खत्म नहीं हुआ है ना? वरुण चिल्लाया। अर्णव, क्या तुम मेरे साथ शर्त नहीं लगाना चाहते? तो मैं तुम्हारे साथ फिर से शर्त लगाऊंगा। अब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था। भले ही अर्णव में कुछ टैलेंट हो, भले ही वो बहुत स्किलफुल हो, भले ही उसने सिनु जुयाल जैसे मुश्किल स्टूडेंट को संभाला हो, लेकिन तो क्या, शहर की मेयर के सामने ये सब बकवास है। अर्णव की पहचान और स्टेटस के साथ वो शायद अपनी जिंदगी में मानवीर अय्यर को कभी देख भी न पाए। फोन करके किसी को तुरंत बुलाने की तो बात ही छोड़ दो, उसे इस बात पर मरने तक यकीन नहीं होता। ये ठीक इसी वजह से था कि उसके दिल में कॉन्फिडेंस था कि उसने दोबारा शर्त लगाने की हिम्मत की। अर्णव ने उसकी तरफ दिमागी तौर पर कमजोर बच्चों की देखभाल करने वाली नजरों से देखा। डायरेक्टर वरुण, मुझे बताओ, शर्त कैसे लगानी है? मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूं। अगर मेरे 1 घंटे के अंदर हमारे स्कूल आ जाता है तो मैं हारा हुआ मानूंगा और पूरी क्लास को 1 महीने तक खाना खिलाऊंगा। अगर हमें 1 घंटे के अंदर मेयर यहां नहीं दिखाई दिए तो स्कूल से बाहर निकल जाना। हालांकि उसे जीतने का पूरा यकीन था। वरुण दोबारा कुत्ते की तरह भौंकने वाली बात नहीं करना चाहता था। ये उसकी शर्मिंदगी थी, इसलिए उसने अपनी शर्त बदल दी। हां, लेकिन दाव बहुत छोटा है। 1 महीने तक सबको खाना खिलाना काफी नहीं है। अर्णव ने कहा, इस तरह अगर भाई मानवीर आधे घंटे के अंदर हमारे स्कूल आते हैं तो तुम्हें सबको आधे साल तक खाना खिलाना होगा। इसके अलावा खाने का स्टैंडर्ड कम नहीं होना चाहिए और हर कोई जो चाहे खा सकता है। अगर तुम्हें आधे घंटे के अंदर कोई नहीं दिखता तो मैं तुरंत स्कूल से बाहर निकल जाऊंगा और तुम्हें 1 लाख दूंगा। ये तुमने कहा है। मानवीर अय्यर ने क्लास में सभी से कहा। सबने सुन लिया है। चलो इसे नोटराइज करवा लेते हैं ताकि तुम्हें इंतजार करके हारना न पड़े। चिंता मत करो, हम सबने सुन लिया है और मैं गवाही देने को तैयार हूं। बाकी लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन बल्ली सिंह सबसे पहले चिल्लाया। वो अर्णव की पहचान बहुत अच्छे से जानता था और शर्त शुरू होते ही उसने उसका नतीजा देख लिया था। इसी समय आंगन में एक इंजन की आवाज सुनाई दी और एक काली ऑडी स्कूल में अंदर आई। ये राजगढ़ शहर की नंबर 1 प्लेट वाला कार थी। मानवीर अय्यर को डर था कि उनका बेटा अर्णव को पूरी तरह गुस्सा दिला देगा, इसलिए कार में बैठने के बाद उन्होंने ड्राइवर से पूरी स्पीड से यहां आने को कहा। इसके अलावा उनकी कार एक खास गाड़ी थी और ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रास्ते में इजाजत दी, इसलिए उन्होंने बहुत तेजी से सफर किया और 10 मिनट से भी कम समय में स्कूल पहुंच गए। कार के पूरी तरह रुकने से पहले ही वो कार से कूद गए और टीचिंग बिल्डिंग की तरफ भागे। उनके पीछे सेक्रेटरी हैरान दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आमतौर पर शांत रहने वाले मानवीर आज अचानक ऐसे क्यों हो गए। छोटी गौरैया और दूसरे लोग खिड़की के पास बैठे थे। कार नंबर प्लेट 1 को देखकर वे तुरंत चिल्लाए, मॉनिटर, तुम्हारे पापा आ गए हैं। क्या? ये बिल्कुल नामुमकिन है। श्रीशांत ने बार बार सिर हिलाया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। सिर्फ श्रीशांत ही नहीं, बल्कि कमरे में मौजूद हर कोई हैरान था। क्या सच में अर्णव का इतना बड़ा असर था कि उसने सिर्फ एक फोन कॉल से राजगढ़ शहर के मेयर को बुला लिया? छोटी गौरैया ने कहा, तुम क्यों यकीन नहीं कर रहे? देखो, कार नंबर 1 अभी भी नीचे खड़ी है। श्रीशांत शक करते हुए खिड़की के पास आया, नीचे देखा और सच में उसने नंबर 1 लाइसेंस प्लेट वाली ऑडी देखी। उसका चेहरा बदल गया और फिर उसने कहा, तो क्या हो सकता है मेरे पापा का ड्राइवर यहां कुछ काम से आया हो। जैसे ही उसने बात खत्म की, कॉरिडोर में अफरातफरी वाले कदमों की आवाज आई और फिर क्लासरूम का दरवाजा खुला और मानवीर अय्यर बाहर से अंदर आए। पूर्व सिटी लीडर का बेटा होने के नाते वरुण मानवीर अय्यर को जानता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिटी लीडर अचानक उसके स्कूल क्यों आए। क्या सच में उन्हें अर्णव ने यहां बुलाया था? यह बिल्कुल नामुमकिन है। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसे कल रात की आग याद आई। जरूर ऐसा ही हुआ होगा और सिटी मेयर आग की जांच करने आए होंगे।
ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए उसे नमस्ते किया। नमस्ते, मेयर मानवीर, काम का इंस्पेक्शन करने के लिए आपका स्वागत है। जैसे ही उसने कहा, उसने जोश से हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन मानवीर अय्यर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो अर्णव के पास गया और माफी मांगते हुए बोला, भाई अर्णव, मुझे माफ करना। उस छोटे शैतान ने तुम्हें परेशान किया। क्लासरूम में सब लोग हैरान रह गए। टीचर हो या स्टूडेंट, किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मानवीर अय्यर अर्णव से इतने पोलाइट होंगे, यहां तक कि इससे पेश आएंगे। श्रीशांत तो और भी ज्यादा हैरान था। डैड, आप उसे क्या कहकर बुला रहे हैं? तू कमीना, ऐसे कैसे बात कर रहा है? मानवीर अय्यर ने हाथ उठाया और श्रीशांत के चेहरे पर थप्पड़ मारा। जल्दी यहां आओ और अंकल अर्णव को बुलाओ। श्रीशांत कंफ्यूज दिख रहा था। यह पहली बार था जब मानवीर अय्यर ने बचपन से उसे मारा था। इसके अलावा उसने अभी अभी इस मामले पर अर्णव पर हंसा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पलक झपकते ही उसे अंकल कहने लगेगा। उसे वहां बिना हिले डुले खड़ा देखकर मानवीर अय्यर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और फिर से उसके मुंह पर मारा। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुमने मुझे सुना नहीं? हाँ, मैंने सुना। श्रीशांत बाहर वालों के सामने बदतमीज और घमंडी है, लेकिन वो अपने इस पिता से बहुत डरता है। उसने अपना सिर नीचे किया और अर्णव के पास आकर फुसफुसाया, नमस्ते अंकल अर्णव। क्या हो रहा है? क्या तुमने सुबह खाना नहीं खाया? मानवीर अय्यर अपने बेटे के बर्ताव से साफ तौर पर बहुत नाखुश थे, इसलिए उन्होंने हाथ उठाया और फिर से उसके सिर पर थप्पड़ मारा। नमस्ते अंकल अर्णव। इस बार श्रीशांत खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्लाया। अर्णव ने उसे नजरअंदाज किया और मानवीर अय्यर से कहा, भाई मानवीर। श्रीशांत ने इस बार हद पार कर दी। उसने क्लास में टीचर राजीव को मारा। मुझे लगता है कि आपको टीचर से माफी मांगने की पहल करनी चाहिए। हां, मानवीर अय्यर ने अपने बगल के लोगों को देखा और पूछा, टीचर राजीव कौन है? मैं हूं। टीचर राजीव बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उनके सामने वाला आदमी राजगढ़ शहर का मुखिया था। वो आमतौर पर ऐसे बड़े लोगों से नहीं मिलते थे। अब वो खुद उनसे माफी मांगना चाहता था। उन्होंने सोचा था कि अर्णव सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये नौजवान सच में ऐसा कर देगा। मुझे माफ करना टीचर राजीव, मेरे बेटे ने आपको परेशान किया है, मानवीर अय्यर ने माफी मांगते हुए कहा और बात खत्म करके गहरा सिर झुकाया। टीचर राजीव और भी ज्यादा घबरा गए। शहर के मुखिया का उनके सामने झुकना ठीक नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्दी से मानवीर अय्यर के सामने सिर झुकाया। मेयर, कोई बात नहीं। मानवीर अय्यर मुड़े और श्रीशांत से कहा, तुम अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी आओ और माफी मांगो। श्रीशांत ने भी सिर झुकाया और कहा, मुझे माफ करना टीचर राजीव। मानवीर अय्यर ने कहा, टीचर राजीव, आपकी चोटें कहाँ हैं? क्या चोट गंभीर है? क्या आप चेकअप के लिए अस्पताल जाना चाहते हैं? चिंता मत करो, मैं मेडिकल खर्च जरूर उठाऊंगा। टीचर राजीव ने बार बार हाथ हिलाए। नहीं, बस 2 बार थप्पड़ पड़ा है और कुछ नहीं हुआ। मानवीर अय्यर ने हाथ बढ़ाया, अपने सेक्रेटरी से अपना बैग लिया और उसमें से 100 रुपए के नोटों का एक बंडल निकाला। माफ करना टीचर राजीव, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। आप इनसे अपने लिए कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स खरीद सकते हैं। जैसे ही वो बोल रहे थे, उन्होंने पैसे टीचर राजीव के हाथ में रख दिए। नहीं चीफ मानवीर, मुझे सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि टीचर राजीव ने मना कर दिया और मानवीर अय्यर ने आखिरकार पैसों का बंडल उनके हाथ में रख दिया। उनके आसपास के कई टीचर भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। कोई भी टीचर भारत स्टैंडर्ड सेक्शन 5 को पढ़ाने को तैयार नहीं था, न सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना मुश्किल था, बल्कि इसलिए भी कि उनकी अपनी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी और अगर वे सावधान नहीं रहते तो उनकी पिटाई हो जाती। लेकिन अब ठीक है, अर्णव के सबके लिए फैसला लेने के बाद
मुझे विश्वास है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं होगी। मैं खुद माफी मांगने आया। अंदाजा है कि दूसरे स्टूडेंट्स अब ऐसी हरकत दोबारा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अर्णव ने भले ही एक छोटा सा काम किया हो, लेकिन स्कूल के टीचरों के लिए यह बहुत मायने रखता था। माफी मांगने के बाद मानवीर अय्यर ने श्रीशांत से फिर कहा, अब से तुम्हें यहां ज्यादा ईमानदारी से रहना चाहिए। अगर तुमने दोबारा भाई अर्णव को गुस्सा दिलाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। डैड, मैं समझ गया। श्रीशांत ईमानदारी से मान गया। असल में मानवीर अय्यर बहुत सख्त इंसान थे, लेकिन वो हफ्ते के दिनों में काम में बहुत बिजी रहते थे और उनके पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था। इसके अलावा स्कूल में टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक किसी की भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका घमंडी और दबंग स्वभाव बन गया। अब अर्णव सिर्फ एक फोन कॉल से अपने पिता को बुला सकता है। भविष्य में ऐसी हरकत करने की उसकी हिम्मत नहीं होगी। मानवीर अय्यर मुड़े और अर्णव से कहा, भाई अर्णव, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ और है? अर्णव ने सिर हिलाया। ठीक है, ठीक है, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा। मानवीर अय्यर के पास बहुत काम था और बात खत्म करके वो जल्दी से अपने सेक्रेटरी के साथ चले गए। उनके जाने के बाद सन्नाटा छा गया और जब सबने अर्णव को देखा तो सबकी आंखों में बदलाव आ गया। उनमें जलन, तारीफ, एहसान और शक था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस युवा टीचर में इतनी एनर्जी कैसे है। वो सिर्फ एक फोन कॉल से शहर के नेता को स्कूल बुला सकता है। क्या ऐसा कुछ है जो वो नहीं कर सकता? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्णव ने सबको देखकर मुस्कुराया। सब याद रखना, लंच के दौरान सारे बिल डायरेक्टर वरुण को दिए जाएंगे, इसलिए इस सेमेस्टर में तुम्हें अपने परिवार से खाने के पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। सब जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। कीमत के बारे में मत सोचना और डायरेक्टर वरुण के साथ बिल्कुल भी शराफत मत दिखाना। टीचर अर्णव जिंदाबाद। हमें पता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद टीचर अर्णव। अर्णव ने हाथ हिलाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। वो वरुण की ओर मुड़ा और कहा, डायरेक्टर वरुण, कंजूसी मत करना। समय ज्यादा नहीं है, सिर्फ आधा सेमेस्टर है। वरुण का चेहरा पीला पड़ गया। ये एक नामी स्कूल है। कैंटीन का खाना बाहर के रेस्टोरेंट से सस्ता तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर इतने सारे स्टूडेंट्स को खाने की इजाजत दी गई तो आधे साल में लाखों का खर्च हो जाएगा। हालांकि उसके पास थोड़े पैसे थे, फिर भी इतना बड़ा खर्च उसे दर्द दे रहा था। सबसे जरूरी बात यह है कि ये स्टूडेंट्स उसी के पैसे से खा पी रहे हैं, लेकिन आखिर में अर्णव ही एहसानमंद है। इससे ज्यादा निराशाजनक और क्या हो सकता है? अब उसे लग रहा था कि वो खुद को इतना जोर से थप्पड़ मारे कि जब उसके पास कुछ करने को न हो तो वो शर्त लगा ले। अब ठीक है, इस शर्त को न मानना ही ठीक है। अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो अर्णव को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 स्टैंडर्ड सेक्शन 5 के ये बड़े शैतान उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने ठंडी सांस ली, मुड़ा और क्लासरूम से बाहर चला गया। दूसरे टीचर्स ने अर्णव को सिर हिलाकर इशारा किया और फिर चले गए। इसी समय घंटी बजी और खुशी के मारे लड़कियों का एक ग्रुप अर्णव को बीच में घेर लिया। टीचर अर्णव, आप बहुत बढ़िया हैं। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? टीचर अर्णव, आपकी राशि क्या है? मैं कन्या राशि की हूं। मुझे लगता है कि हम बहुत कंपैटिबल हैं। टीचर अर्णव, आपको किस तरह की लड़की पसंद है? मोटी या पतली, चुलबुली और प्यारी टाइप, या घरेलू और संस्कारी टाइप? अर्णव तुरंत शोर से घबरा गया। वो जल्दी से क्लासरूम से बाहर भागा और सिनु जुयाल को बाहर बुलाया। सिनु जुयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, टीचर अर्णव, आप मुझे पसंद नहीं करेंगे, है ना? अगर ऐसा है तो मैं आज रात आपके साथ रहने आ जाऊंगी। अर्णव ने उसे घूर कर कहा, श्रीशांत का ख्याल रखने के बाद। क्या हमारी क्लास में और कोई कड़वी कांटे नहीं है ना? उन्होंने सिनु जुयाल को मुख्य रूप से इसी मकसद से बुलाया था
ताकि क्लास की स्थिति को समझा जा सके। उनके हिसाब से अगर शहर के नेता के बेटे श्रीशांत को काबू में रखा जाए तो पूरी क्लास को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिनु जुयाल का चेहरा बदल गया और उसने कहा, टीचर अर्नव, आपने इस बार गलत अंदाजा लगाया। हमारी क्लास में एक और सबसे बड़ा गुंडा है। एक और है? वो कौन है? अर्नव थोड़ा हैरान था। वो कुछ दिनों से यहां था और उसे क्लास के बारे में लगभग सब कुछ पता था, लेकिन उसे अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो क्लास में नहीं आता, सिनु जुयाल ने कहा। असल में श्रीशांत हमारी क्लास का सबसे जबरदस्त इंसान नहीं है। सबसे जबरदस्त इंसान रोशन बालानी है। अर्नव ने बड़े इंटरेस्ट से पूछा, रोशन बालानी? बताओ, वो किस तरह का इंसान है? सिनु जुयाल ने बताना शुरू किया। रोशन बालानी बालानी परिवार की तीसरी पीढ़ी का है। उसे बचपन से ही मार्शल आर्ट्स पसंद है और उसने पढ़ाई नहीं की। बाद में बालानी परिवार के पास उसे इस स्कूल में भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन इस लड़के के स्कूल आने के बाद उसने सभी लड़कों को पीट दिया और पाया कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तब से उसने क्लास में आना बंद कर दिया और पूरा दिन मार्शल आर्ट्स जिम में बिताता है। लेकिन अगर वो नहीं भी आता है तो भी वो पूरी क्लास और यहां तक कि पूरे स्कूल का बॉस है और कोई भी उसकी जगह को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस स्कूल का असली गुंडा है। अर्नव ने कहा, अगर वो क्लास में नहीं आता है तो स्कूल में कोई उसकी परवाह क्यों करता? कोई कैसे पूछेगा? अगर रोशन बालानी नहीं आता तो प्रिंसिपल तो खुश हो जाते हैं और पटाखे फोड़ने वाले होते हैं, तो वो उसे कैसे ढूंढेंगे? क्या आपको पता है कि रोशन बालानी ने इतने सालों में स्कूल को कितनी परेशानी दी है? अगर वो सच में स्कूल आ गया तो प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक किसी की भी खैर नहीं होगी। अर्नव हल्का सा मुस्कुराया। क्या वो बल्ली सिन्हा से ज्यादा दबंग है? कोई तुलना ही नहीं है। अगर रोशन बालानी एक न्यूक्लियर बम है तो बल्ली सिन्हा ज्यादा से ज्यादा एक ग्रेनेड है। सिनु जुयाल ने कहा, इसे ऐसे समझो, रोशन बालानी के दबंग रवैये का कोई कारण नहीं है। जब तक वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जिसे वो पसंद नहीं करता, वो बस उसे पीट देगा, चाहे वो इंसान कोई भी हो या उसका स्टेटस कुछ भी हो। इसके अलावा उसका एक खास फैमिली बैकग्राउंड है। बालानी परिवार की तीसरी पीढ़ी का सीधा वंशज होने के नाते उसे बालानी परिवार का पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उसने इतने सालों में अनगिनत लोगों को चोट पहुंचाई है, लेकिन बालानी परिवार के प्रोटेक्शन की वजह से वे सब आसानी से बच गए। बालानी परिवार के बूढ़े आदमी के प्रोटेक्शन की वजह से कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दिलचस्प है। अर्नव ने कहा, क्या तुम्हारे पास उसका फोन नंबर है? उसे फोन करके क्लास में वापस आने के लिए कहो। सिनु जुयाल ने हिचकिचाते हुए कहा, टीचर अर्नव, क्या यह जरूरी है? रोशन बालानी जैसे बिगड़े हुए लड़के का न आना ही बेहतर है। उसके आने के बाद बहुत परेशानी होगी। चाहे कुछ भी हो, वो फिर भी हमारी क्लास का सदस्य है, क्योंकि मैं 12 स्टैंडर्ड सेक्शन 5 का क्लास टीचर हूं। इसलिए हर स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रखने की मेरी जिम्मेदारी है। अर्नव मुस्कुराया और कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें अब भी चिंता है कि मैं उससे निपट नहीं पाऊंगा? उसे हमेशा अपना काम पसंद रहा है। हालांकि वो यहां ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, लेकिन जब तक वो एक दिन के लिए भी क्लास टीचर है, वो इस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए उसे बालानी परिवार के इस बच्चे को डिसिप्लिन में लाना ही होगा। और स्कूल एक स्कूल है और हम इन बिगड़े हुए बच्चों को गड़बड़ करने नहीं दे सकते। इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक योगदान माना जा सकता है। ठीक है, सिनु जुयाल ने अपना सेल फोन निकालते हुए कहा और रोशन बालानी का नंबर डायल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, फिर कनेक्ट हुआ। दूसरी तरफ से एक हाफती हुई आवाज आई, सिनु, तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मैं यहां ट्रेनिंग कर रहा हूं। बताओ क्या हुआ? सिनु जुयाल हिचकिचाया और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसी समय अर्नव ने फोन लिया और कहा, मैं तुम्हारा क्लास टीचर हूं। तुम्हें 1 घंटे के अंदर क्लास में वापस आना है। यह कहकर उसने फोन काट दिया और फोन सिनु जुयाल को वापस दे दिया।
फेमस मार्शल आर्ट जिम में रोशन बालानी ने काफी देर तक फोन पकड़े रखा और कोई जवाब नहीं दिया। एक टीचर ने सच में उसे क्लास में वापस आने के लिए कहा और खुद को उसका क्लास टीचर बताया। ये सब क्या हो रहा था? फिर उसने श्रीशांत को फोन किया। श्रीशांत, क्या हो रहा है? क्या हमारी क्लास में कोई नया हेड टीचर आया है? श्रीशांत ने उदास होकर कहा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? उसने अभी मुझे फोन किया और क्लास में वापस आने के लिए कहा। रोशन बालानी चिल्लाया। श्रीशांत, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। तुम क्यों ज्यादा से ज्यादा जी रहे हो और पीछे हट रहे हो? तुम एक छोटा सा क्लास टीचर को भी नहीं संभाल सकते? तुमने उसे मुझे फोन करके मुझ पर चिल्लाने दिया। श्रीशांत ने आह भरी और कहा, यह समय पहले जैसा नहीं है। नया टीचर अर्णव एक डॉक्टर है और बहुत काबिल है। अब हमारी क्लास पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। हर कोई उसका सपोर्टर और फैन है। धत तेरे की, तुम उसे कुछ रंग क्यों नहीं दिखाते? श्रीशांत कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन उसने मेरे पापा को ढूंढ लिया और मुझे एक जबरदस्त सबक सिखाया। क्या वो तुम्हारे पापा को स्कूल में बुला सकते हैं? रोशन बालानी पहले हैरान हुआ और फिर तिरस्कार से कहा, तो क्या? ये जरूर किसी चीज से जुड़ा होगा। बस इंतजार करो, मैं वापस जाकर इस नासमझ लड़के को सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो। श्रीशांत ने जल्दी से कहा, रोशन बालानी, अगर तुम वापस आना चाहते हो तो मुझे ये मत बताना कि तुमने मुझे फोन किया था। अपनी बेकार शक्ल देखो। रोशन बालानी ने श्रीशांत को गुस्से से घूरा और फिर कहा, चिंता मत करो, मैं उसे कुछ महीनों के लिए हॉस्पिटल भेज दूंगा और कोई भी दोबारा तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कहने के बाद उसने फोन काट दिया। बॉक्सिंग जिम में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे जवान आदमी की तरफ मुड़ा और कहा, भाइयों, मेरे साथ चलो, किसी को सबक सिखाना है। थोड़ी देर बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग कपड़े बदलकर गुस्से में फेमस मार्शल आर्ट जिम से बाहर निकल गए। राजगढ़ फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल। जब रोशन बालानी और दूसरे लोग गुस्से में अंदर आए तो क्लास खत्म होने का समय था। दूसरे स्टूडेंट्स उसे देखकर तुरंत पीछे हट गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये बड़ा शैतान, जो कई दिनों से स्कूल नहीं आया था, अचानक वापस आ जाएगा। रोशन बालानी वापस आ गया है। सब दूर रहो, नहीं तो आसानी से पिट जाओगे। हाँ, आज इतने सारे लोग लाए हैं, लगता है कोई मुसीबत में पड़ने वाला है। स्कूल के स्टूडेंट्स को चोट लगने का डर था, लेकिन वे तमाशा भी देखना चाहते थे, इसलिए वे सब दूर खड़े होकर देखने लगे। रोशन बालानी और उसके 1 दर्जन से ज्यादा साथी टीचिंग बिल्डिंग में नहीं गए, बल्कि सीधे बिल्डिंग के सामने पोडियम पर चले गए। ये जगह असल में स्कूल की मीटिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब उसने इसे सीधे रिंग बना दिया। पोडियम पर कूदने के बाद उसने अपने 2 आदमियों को हाथ हिलाया, जिन्होंने सीधे एक पीला बैनर उठाया जिस पर कई चमकीले लाल अक्षरों में लिखा था, अर्णव, बाहर आओ और मरो। रोशन बालानी पोडियम पर खड़ा था। उसके हाथ पीछे बंधे थे और उसने टीचिंग बिल्डिंग में जोरदार आवाज में कहा, अर्णव, मैं वापस आ गया हूं। अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। इस समय पूरे स्कूल में हंगामा मचा हुआ था। लोग ये देखने के लिए खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने रोशन बालानी को देखा तो उनके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। हे भगवान, ये बड़ा शैतान वापस क्यों आ गया? और वो सीधे टीचर अर्णव को बुला रहा है। क्या वो तुम्हारे पापा को स्कूल में बुला सकता है? रोशन बालानी पहले हैरान हुआ और फिर तिरस्कार से कहा, तो क्या? ये लड़का जरूर किसी चीज से जुड़ा होगा। बस इंतजार करो, मैं वापस जाकर इस नासमझ लड़के को सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो। श्रीशांत ने जल्दी से कहा, रोशन बालानी, अगर तुम वापस आना चाहते हो तो किसी को ये मत बताना कि तुमने मुझे फोन किया था। अपनी बेकार शक्ल देखो। रोशन बालानी ने श्रीशांत को गुस्से से घूरा और फिर कहा, चिंता मत करो, मैं उसे कुछ महीनों के लिए हॉस्पिटल भेज दूंगा
और कोई भी दोबारा तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कहने के बाद उसने फोन काट दिया। बॉक्सिंग जिम में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे जवान आदमियों की तरफ मुड़ा और कहा, भाइयों, मेरे साथ चलो, किसी को सबक सिखाना है। थोड़ी देर बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग कपड़े बदलकर गुस्से में फेमस मार्शल आर्ट जिम से बाहर निकल गए। राजगढ़ फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल में जब रोशन बालानी और दूसरे लोग गुस्से में अंदर आए तो क्लास खत्म होने का समय था। दूसरे स्टूडेंट्स उसे देखकर तुरंत पीछे हट गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये बड़ा शैतान जो कई दिनों से स्कूल नहीं आया था, अचानक वापस आ जाएगा। रोशन बालानी वापस आ गया है, सब दूर रहो, नहीं तो आसानी से पिट जाओगे। हाँ, आज इतने सारे लोग लाए गए हैं, लगता है कोई मुसीबत में पड़ने वाला है। स्कूल के स्टूडेंट्स को चोट लगने का डर था, लेकिन वे तमाशा भी देखना चाहते थे, इसलिए वे सब दूर खड़े होकर देखने लगे। रोशन बालानी और उसके 1 दर्जन से ज्यादा साथी टीचिंग बिल्डिंग में नहीं गए, बल्कि सीधे बिल्डिंग के सामने पोडियम पर चले गए। ये जगह असल में स्कूल की मीटिंग के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब उसने इसे सीधे रिंग बना दिया। पोडियम पर कूदने के बाद उसने अपने 2 आदमियों को हाथ हिलाया, जिन्होंने सीधे एक पीला बैनर उठाया जिस पर कई चमकीले लाल अक्षरों में लिखा था, अर्णव, बाहर आओ और मरो। रोशन बालानी पोडियम पर खड़ा था, उसके हाथ पीछे बंधे थे और उसने टीचिंग बिल्डिंग में जोरदार आवाज में कहा, अर्णव, मैं वापस आ गया हूं, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझसे लड़ो। इस समय पूरे स्कूल में हंगामा मचा हुआ था। लोग ये देखने के लिए खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे कि क्या हो रहा है। जब उन्होंने रोशन बालानी को देखा तो उनके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। हे भगवान, ये बड़ा शैतान वापस क्यों आ गया? और वो सीधे टीचर अर्णव को बुला रहा है। मैंने सुना कि टीचर अर्णव ने उसे वापस लाने के लिए कहा है। हे भगवान, क्या टीचर अर्णव पागल हो गए हैं? तुम इस तरह की मुसीबत को वापस लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? छोटी गौरैया खिड़की से टिककर सब कुछ साफ साफ देख रही थी और घबराकर अर्णव से बोली, टीचर अर्णव, रोशन बालानी वापस आ गया है और आपको नीचे बुला रहा है। अच्छा हुआ कि वापस आ गया। अर्णव के बोलने के बाद वो क्लासरूम से बाहर निकला और आराम से पोडियम की ओर चला। उसके पीछे 12th स्टैंडर्ड सेक्शन 5 के सभी लोग थे। इस समय वरुण ने अपनी खिड़की खोली और अपने सामने सब कुछ उत्साह से देखा। ये सरनेम वाला आदमी सच में जिंदगी और मौत की परवाह नहीं करता। क्या सिर्फ इसलिए कि वो राजगढ़ शहर के लीडर को जानता है, ये जरूरी है? उसने रोशन बालानी पर चिल्लाने की हिम्मत की और अब बहुत हंगामा हो रहा था। एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस के डायरेक्टर के तौर पर वो स्वाभाविक रूप से रोशन बालानी के बैकग्राउंड को जानता था। वो बहुत काबिल और दबंग था। भले ही अर्णव रोशन बालानी को हरा दे तो क्या, जैसे ही वो रोशन बालानी को हराएगा वो बालानी परिवार का दुश्मन बन जाएगा। बालानी परिवार असल में एक मार्शल आर्ट्स परिवार था जिसमें कई मास्टर थे, तो उसके जैसा एक छोटा डॉक्टर उनसे कैसे लड़ सकता था? वो जितना ज्यादा सोचता उतना ही ज्यादा उत्साहित होता। उसे लग रहा था कि पहले जो अपमान उसे सहना पड़ा था उसका बदला जल्द ही मिल जाएगा। चलो, अगर तुम सही करते हो तो अर्णव को सीधे हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। अर्णव और दूसरे लोग पोडियम पर आए और बल्ली सिंह ने पोडियम पर चिल्लाकर कहा, रोशन बालानी, तुम क्या करने वाले हो? जल्दी नीचे आओ और टीचर अर्णव से माफी मांगो। सिनु जुयाल, जली और दूसरे लोग भी चिल्लाए, रोशन बालानी, जल्दी नीचे आओ, मैंने उससे माफी मांगो। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? रोशन बालानी ने क्लास 5 के सभी लोगों से घमंडी अंदाज में कहा, यह भूल जाना ठीक है कि तुम नाकाबिल हो। तुम एक छोटे डॉक्टर के कंट्रोल में हो और उसकी बात मानते हो। अब यह मामला मेरे और उसके बीच है, कोई बीच में दखल न दे। उसने हाथ उठाया और अर्णव की तरफ इशारा किया, तुम ही अर्णव होगे। अगर हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। अगर मैं हार गया
तो आज से क्लास 2.5 के बॉस तुम होगे। अगर तुम हारे तो कुछ महीनों के लिए हॉस्पिटल जाओगे, लेकिन चिंता मत करो, मेडिकल खर्च मैं उठाऊंगा। ये कहने के बाद वो लड़का घमंड से हंसा। सबकी नजरें अर्नव पर थी, ये सोचकर कि वो इस उकसावे का क्या जवाब देगा। हालांकि उसने पहले उसकी काबिलियत देखी थी। रोशन बालानी एक मार्शल आर्ट्स फैमिली से था और एक मशहूर डेमन किंग था। किसी बाहरी के लिए यह बताना नामुमकिन था कि दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। अर्नव ने शांति से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं स्टेज पर आऊं तो तुम इसके लायक नहीं हो। अपनी मौजूदा स्किल्स और स्टेटस के साथ उसके पास सच में इतना स्टेटस था कि वो स्टेज पर जाकर ऐसे छोटे लड़के से लड़े। क्यों, हिम्मत नहीं है? रोशन बालानी ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, तुम्हें हिम्मत नहीं है, तुम्हें स्टेज पर जाने की भी हिम्मत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से स्कूल से निकल जाओ। अर्नव ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम इसके लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूं, लेकिन कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा। रोशन बालानी हंसा। अर्नव, क्या तुमने कोई मददगार ढूंढ लिया है? मैं, रोशन बालानी, आज यहां खड़ा हूं ये देखने के लिए कि कौन तुम्हारी मदद करने की हिम्मत करता है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक इंजनों की तेज आवाज आई और फिर 5 स्पोर्ट्स कारें स्कूल के बाहर से तेजी से आईं और ब्रेक की तेज आवाज के साथ पोडियम से थोड़ी दूर रुक गई। इन 5 कारों में मासेराती, लेम्बोर्गिनी और फेरारी शामिल थी। ये सभी लाखों की लग्जरी कारें थी। आसपास के स्टूडेंट्स हैरान होकर सोचने लगे कि इतनी सारी लग्जरी कारें अचानक क्यों आ गई। रोशन बालानी पोडियम पर खड़ा था, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ अमीर लड़कों को ढूंढना काफी है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये लोग मेरे किसी काम के नहीं हैं और मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगा। शक्ल, जब हम बात कर रहे थे तब तक वे कारें वहां पहुंच चुकी थी। 4-5 नौजवान नीचे कूदे, जिनके आगे समय भाटिया और रौनव बालानी थे। रोशन बालानी स्वाभाविक रूप से रौनव बालानी को जानता था और थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, भाई रौनव, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम मुझे चीयर करने आए हो? उसने हाथ उठाया और अर्नव की तरफ इशारा किया। तुम ही अर्नव होगे। अगर हिम्मत है तो आओ और मुझसे लड़ो। अगर मैं हार गया तो आज से 12 स्टैंडर्ड सेक्शन 5 के बॉस तुम होगे। अगर तुम हारे तो कुछ महीनों के लिए हॉस्पिटल जाओगे, लेकिन चिंता मत करो, मेडिकल खर्च मैं उठाऊंगा। ये कहने के बाद वो लड़का घमंड से हंसा। सबकी नजरें अर्नव पर थी, ये सोचकर कि वो इस उकसावे का क्या जवाब देगा। हालांकि उसने पहले उसकी काबिलियत देखी थी। रोशन बालानी एक मार्शल आर्ट्स फैमिली से था और एक मशहूर डेमन किंग था। किसी बाहरी के लिए यह बताना नामुमकिन था कि दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। अर्नव ने शांति से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं स्टेज पर आऊं तो तुम इसके लायक नहीं हो। अपनी मौजूदा स्किल्स और स्टेटस के साथ उसके पास सच में इतना स्टेटस था कि वो स्टेज पर जाकर ऐसे छोटे लड़के से कैसे लड़े। क्यों, हिम्मत नहीं है? रोशन बालानी ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, तुम्हें हिम्मत नहीं है, तुम्हें स्टेज पर जाने की भी हिम्मत नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से स्कूल से निकल जाओ। अर्नव ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम इसके लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूं, लेकिन कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा। रोशन बालानी हंसा। अर्नव, क्या तुमने कोई मददगार ढूंढ लिया है? मैं, रोशन बालानी, आज यहां खड़ा हूं ये देखने के लिए कि कौन तुम्हारी मदद करने की हिम्मत करता है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक इंजनों की तेज आवाज आई और फिर 5 स्पोर्ट्स कारें स्कूल के बाहर से तेजी से आईं और ब्रेक की तेज आवाज के साथ पोडियम से थोड़ी दूर रुक गई। इन 5 कारों में मासेराती, लेम्बोर्गिनी और फेरारी शामिल थी। ये सभी लाखों की लग्जरी कारें थी। आसपास के स्टूडेंट्स हैरान होकर सोचने लगे कि इतनी सारी लग्जरी कारें अचानक क्यों आ गई। रोशन बालानी पोडियम पर खड़ा था, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था।
क्या तुम्हें लगता है कि कुछ अमीर लड़कों को ढूंढना काफी है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये लोग मेरे किसी काम के नहीं हैं और मैं इन्हें किसी को नहीं शकल दूंगा। जब हम बात कर रहे थे, तब तक वे कारें वहां पहुंच चुकी थी। 4-5 नौजवान नीचे कूदे, जिनके आगे समय भाटिया और रौनव बालानी थे। रोशन बालानी स्वाभाविक रूप से रौनव बालानी को जानता था और थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, भाई रौनव, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम मुझे चीयर करने आए हो? अर्णव के बालानी परिवार के साथ अच्छे रिश्ते थे और उसके पास रोशन के साथ कार्रवाई करने का मन नहीं था। इसलिए उसने रौनव बालानी को फोन किया और उसे बुलाकर रोशन बालानी को सबक सिखाने के लिए कहा। यह सुनकर कि उसके चचेरे भाई ने मिस्टर अर्णव को उकसाया है, रौनव बालानी ने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुरंत भाग कर आया। उसी समय उसने अपने तीसरे चाचा अखिल बालानी को भी जानकारी देने के लिए फोन किया। जब उसने रोशन बालानी के पीछे बैनर देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर उसने सच में मिस्टर अर्णव को गुस्सा दिलाया तो उसका चचेरा भाई पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वो पोडियम पर कूदा, अपना हाथ बढ़ाया, बैनर को अपने हाथ में खींचा और पलक झपकते ही उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। रोशन बालानी चिल्लाया, भाई तुम क्या कर रहे हो? कमीने, चुप रहो। क्या तुम बालानी परिवार को खत्म करना चाहते हो? रौनव बालानी ने कोई नरमी नहीं दिखाई। रोशन बालानी के चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे और आखिर में उसे जमीन पर लात मार दी। रोशन बालानी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका चचेरा भाई, जो हमेशा उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, इतना गुस्सा क्यों हो गया। चचेरे भाई, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कमीने, मिस्टर अर्णव को उकसाने की हिम्मत कैसे की? अर्णव ने उसे फिलहाल अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए कहा था, इसलिए रौनव बालानी ने मास्टर अर्णव का नाम बताने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसकी बातों के बावजूद उसके आदमी बेरहम थे और उन्होंने रोशन बालानी के चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। इस समय रोशन बालानी पूरी तरह से नाराज हो गया और गुस्से में चिल्लाया, चचेरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने मुझे फिर से मारा तो मैं भी पलट कर मारूंगा। हालांकि वो रौनव बालानी से कुछ साल छोटा है, लेकिन वो बालानी परिवार की 3 पीढ़ियों में एक मशहूर मार्शल आर्ट जीनियस है। नहीं तो अभिलाष बालानी ने बचपन से ही उसे इतना लाड़ प्यार नहीं दिया होता और उसका ऐसा मनमानी वाला स्वभाव नहीं बनता। वो 3 साल पहले ही नश्वर स्तर के योद्धा की दहलीज पर कदम रख चुका था और अब उसने मिड-टर्म नश्वर स्तर के योद्धा पर हमला कर दिया है। ये काबिलियत रौनव बालानी से कहीं ज्यादा है। रौनव बालानी के प्राचीन चिकित्सा उद्यान में जाने से पहले वो रोशन बालानी का मुकाबला नहीं कर सकता था, तुलना भी नहीं की जा सकती थी। कमीने, रौनव बालानी जितना ज्यादा बोल रहा था उतना ही गुस्सा हो रहा था और उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा। रोशन बालानी का चेहरा बदल गया। इस बार वो चुपचाप मार नहीं खा रहा था। उसने हाथ उठाया और उसे मुक्का मारा। एक जोरदार आवाज हुई और मुट्ठी और हथेली टकराए। अगर पहले की बात होती तो रौनव बालानी, जो अभी तक नस्वर रैंक की दहलीज पर नहीं पहुंचा था, रोशन बालानी का मुकाबला नहीं कर पाता और इस बार उल्टा गिर जाता। लेकिन इस बार हालात बदल गए। जैसे ही रोशन बालानी की मुट्ठी उसकी हथेली से टकराई, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक जबरदस्त ताकत उस पर आई और उसने अपने शरीर को स्थिर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन इसी पल एक और काली ताकत उस पर लगी। इस समय उसके शरीर की असली ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और इस ताकत को संभालने से पहले उसे 3 कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाता, अंधेरी शक्ति की तीसरी लहर ने उस पर हमला कर दिया। वो अब इसका विरोध नहीं कर सका और जमीन पर गिर गया। रोशन बालानी ने अपने चचेरे भाई को डर भरी नजरों से देखा, ये सोचते हुए कि उसका एक बार हारा हुआ जनरल इतना शक्तिशाली कब बन गया। इसके विपरीत रौनव बालानी खुशी से भरा हुआ था। प्राचीन चिकित्सा उद्यान में आने के बाद से अर्णव ने उसे अपनी साधना को 2 बार बेहतर बनाने में मदद की थी।
और अब वो नस्वर स्तर के मध्यम चरण में पहुंच गया था। इसके अलावा उसे ब्रेकिंग वेव्स ट्रिपल स्ट्रेंथ नाम की एक खास तकनीक भी दी गई थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसके हर मुक्के में अब 3 गुना ताकत वाली ऊर्जा होती है, जो बहुत शक्तिशाली है। उठो, क्या तुम तमीज से पेश नहीं आना चाहते? मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। रौनव बालानी ने अपनी पिछली निराशा को दूर कर दिया। इस समय वो सबसे पहले रोशन पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था, और दूसरा, वो अपने घमंडी चचेरे भाई को भी सबक सिखाना चाहता था। पहले वो नाकाबिल था और सिर्फ रोशन बालानी को घमंडी बनते हुए देख सकता था, लेकिन अब बात अलग थी। मास्टर अर्णव के मार्गदर्शन से वो एक मुर्गी से फीनिक्स बन गया था, और अपने चचेरे भाई का ख्याल रखना आसान था। रोशन बालानी को यकीन नहीं हुआ और वो फिर से जमीन से उछलकर उठा और रौनव बालानी की छाती पर लात मारी। ये अफसोस की बात है कि उसका मौजूदा साधना स्तर और कौशल और चालें रौनव बालानी के स्तर के बराबर नहीं थी, और उसमें और एक बच्चे के एक वयस्क पर हमला करने में कोई फर्क नहीं था। कुछ ही राउंड के बाद उसे इतना पीटा गया कि उसका चेहरा नीला पड़ गया और सूज गया, और आखिरकार उसे जमीन पर लात मारकर गिरा दिया गया। बाकी सब लोग हैरान थे। रोशन बालानी, जो पहले अर्णव पर चिल्ला रहा था, अचानक इस जवान आदमी से लड़ने लगा। मैंने सुना कि वो उसका चचेरा भाई और उसके अपने परिवार का सदस्य था। रौनव बालानी 2 कदम आगे बढ़ा, जमीन पर पड़े रोशन बालानी की ओर इशारा किया और कहा, जल्दी उठो और मिस्टर अर्णव से माफी मांगो। इस पल उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था, और साथ ही मन खुश था कि वो प्राचीन चिकित्सा उद्यान आया और उसे मास्टर अर्णव से गाइडेंस मिली थी। नहीं तो वो आज जितना काबिल है उतना नहीं होता। मेरे लिए उससे माफी मांगना बिल्कुल नामुमकिन है। रोशन बालानी को पूरी तरह गुस्सा आ गया और उसने जिद में चिल्लाकर कहा, रौनव बालानी, तुम एक बाहरी आदमी की मदद करके मुझे परेशान कर रहे हो। रुको जब तक मैं तुम्हें बताता हूं। तीसरे चाचा शिकायत करेंगे और तुम्हारे पैर तोड़ देंगे। तीसरे चाचा को रिपोर्ट करें। रौनव बालानी के होठों के कोने पर थोड़ी सी हंसी आई। अगर तुम तीसरे चाचा के आने से पहले मिस्टर अर्णव की माफी जीत लेते हो तो शायद बाद में बचने का कोई रास्ता मिल जाए, नहीं तो जब तीसरे चाचा आएंगे तो तुम्हें पछतावा होगा। बकवास। रौनव, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूं? तीसरे चाचा मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब वो आएंगे तो वो जरूर मेरे लिए फैसला करेंगे। मैं अभी तीसरे चाचा को फोन करता हूं। रोशन बालानी के बोलने के बाद उसने अपना सेल फोन निकाला। रौनव बालानी ने उसे नहीं रोका, वो बस उसे ठंडे होकर देखता रहा। लेकिन इससे पहले कि वो फोन नंबर डायल कर पाता, एक और इंजन की जोरदार आवाज आई और फिर एक हमर तेजी से स्कूल में घुसी और स्पोर्ट्स कारों के बगल में पार्क हो गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, एक विंड ब्रेकर पहने हुए एक अधेड़ उम्र का आदमी उसमें से कूदा। वो अखिल बालानी था, बालानी परिवार का दूसरी पीढ़ी का मुख्य सदस्य, राजगढ़ अंडरग्राउंड दुनिया का कंट्रोलर। राजगढ़ फॉरेन लैंग्वेज स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट अमीर परिवारों के बच्चे हैं, काले और गोरे दोनों परिवार की, और उनमें से कुछ अखिल बालानी को जानते हैं। उनके आने पर तुरंत बहुत सारी बातें होने लगी। अब तो हो गया, बात बहुत बढ़ गई है। बालानी परिवार का मुखिया भी यहां आ गया है। मुझे डर है कि आज मामला ठीक से खत्म नहीं होगा। रोशन बालानी बहुत घमंडी है। उसने सच में बॉस अखिल को यहां बुला लिया। लगता है कि टीचर अर्णव आज बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। पिछली बार जब रोशन बालानी ने किसी को चोट पहुंचाई थी तो बॉस अखिल ने ही मामला सुलझाया था। इस बार वो जरूर टीचर अर्णव से निपटेंगे। तीसरे चाचा आ गए हैं। रौनव बालानी, अब तुम गए काम से। रोशन बालानी के चेहरे पर हैरानी का भाव था। जैसे ही उसने बात की, वो जमीन से उठा और अखिल बालानी की तरफ ऐसे भागा जैसे वो उसका कोई रिश्तेदार हो। उसने दयनीय आवाज में चिल्लाया, तीसरे चाचा, आपको मेरे लिए फैसला लेना होगा। अभी अभी
मेरे चचेरे भाई ने बाहरी लोगों की मदद के लिए मुझे परेशान किया। वो बालानी परिवार के सबसे बड़े बेटे का बेटा है, लेकिन वो अखिल बालानी के पास पला बढ़ा था और उसे बहुत प्यार मिलता था। अखिल बालानी ने उसकी तरफ देखा। उनका चेहरा इतना उदास था कि ऐसा लग रहा था जैसे पानी टपक रहा हो। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ बढ़ाया और हमर से 2 मीटर लंबा चमड़े का कोड़ा निकाला। रोशन बालानी को लगा कि तीसरे चाचा उसका गुस्सा निकालेंगे। वो पीछे मुड़ा और रौनक बालानी की ओर इशारा करते हुए घमंड से चिल्लाया, तुम बाहरी लोगों की मदद के लिए मुझे पिट रहे हो। देखते हैं तीसरे चाचा तुम्हारे साथ क्या करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक एक जोरदार आवाज आई। उसके बाद उसकी पीठ पर तेज दर्द हुआ और अखिल बालानी के हाथ में मौजूद कोड़ा सांप की तरह उसकी पीठ पर पड़ा। आह! रोशन बालानी तुरंत चीख पड़ा। कोड़ा इतना जोरदार था कि उसने न सिर्फ उसके कपड़े फाड़ दिए, बल्कि उसकी चमड़ी और मांस भी फाड़ दिया, जिससे खून की एक लकीर बन गई। आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और कई लोग चिल्लाने लगे। अचानक अखिल बालानी ने रोशन बालानी पर हमला कर दिया। ये सब क्या हो रहा था? टीचर अर्णव एक तरफ खड़े रहे और कुछ नहीं कहा, बस बालानी परिवार को लड़ते हुए देखते रहे। वो मुस्कुराया और चिल्लाया, तीसरे अंकल, आपने गलत आदमी को मारा। जिसे मारना चाहिए था वो रौनक बालानी है। तुम छोटे जानवर, मैं तुम्हें पीटने वाला हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर अर्णव को नाराज करने की? आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रौनक बालानी का फोन आने के तुरंत बाद अखिल बालानी वहां पहुंच गया। बालानी परिवार के वर्तमान मुखिया के तौर पर वो अर्णव के आतंक के बारे में ज्यादा जानता था। स्टेटस के मामले में अर्णव के न सिर्फ बालानी परिवार के साथ अच्छे रिश्ते हैं, बल्कि भाटिया परिवार और यहां तक कि उत्तरी राजधानी के अग्रवाल परिवार और शाही राजधानी के धवन परिवार के साथ भी उसके गहरे रिश्ते हैं। दौलत के मामले में वो अब राजगढ़ का असली सबसे अमीर आदमी है, जिसके पास अरबों की संपत्ति है। काबिलियत के मामले में उसके बूढ़े पिता की जान भी दूसरों ने बचाई थी। सिर्फ एक गोली ने उसे उस आध्यात्मिक लेवल की सीमा को पार करने में मदद की जो उसे 10 साल से परेशान कर रही थी। रौनक बालानी के प्राचीन चिकित्सा उद्यान में जाने के 1 महीने से भी कम समय में वो पूरी तरह से बदल गया था, जैसे कि वो कोई दूसरा इंसान हो। ऐसे इंसान का सामना करके बालानी परिवार शुक्रगुजार भी था और हैरान भी। अब जब रोशन बालानी ने अर्णव को उकसाया था, तो वो गुस्सा क्यों नहीं होता? इसी वजह से वो बेरहम हो गया। पाह पाह पाह, चाबुक की कड़कने की आवाज हवा में गूंजती रही और फिर रोशन बालानी के शरीर पर एक के बाद एक घाव निकलते गए, जिससे त्वचा और मांस फट गया और खून बहने लगा। ये नजारा देखकर जो छात्र देख रहे थे, उनके सिर सुन्न हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बड़ा शैतान भी इतनी बुरी तरह पिटेगा। वरुण खिड़की पर लेटा हुआ नीचे का नजारा देख रहा था। उसका चेहरा हैरान था। ये क्या हो रहा है? क्या बालानी परिवार को अर्णव के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करनी चाहिए थी? तुमने अपने ही आदमी को क्यों पीटा? अखिल बालानी चाबुक चलाता रहा, लेकिन वो फिर भी संभल कर मार रहा था। उसने पहले से चाबुक इसलिए तैयार रखा था क्योंकि इससे सिर्फ मांस को चोट लगती थी, हड्डियों को नहीं। तीसरे चाचा, प्लीज मेरी जान बख्श दो। तीसरे चाचा, अब और मत मारो। रोशन बालानी बार बार दया की भीख मांग रहा था, लेकिन अखिल बालानी का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने जो किया वो पूरी तरह से अर्णव को दिखाने के लिए था, और जब तक अर्णव संतुष्ट नहीं हो जाता, वो नहीं रुकेगा। इसी पल एक और लंबी रोल्स रॉयस अंदर आई। दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी सूट पहने और ड्रैगन के सिर वाली छड़ी लिए बाहर आया। वो अभिलाष बालानी थे, बालानी परिवार के बूढ़े आदमी। ये बूढ़ा आदमी कौन है? वो बहुत जोशीला लग रहा है। क्या तुम ये नहीं जानते? ये अभिलाष बालानी है, बालानी परिवार के बूढ़े आदमी। हे भगवान, मिस्टर अभिलाष भी यहां है।
आज क्या बड़ी बात हो गई। इस समय रोशन बालानी को अखिल बालानी ने खून से लथपथ कर दिया था। वो इतना दुखी था कि जब उसने अभिलाष बालानी को देखा तो वो तुरंत एक मसीहा को देखने की तरह उनके पास भागा। दादाजी, मेरी मदद करो। मेरे तीसरे चाचा मुझे जान से मारना चाहते हैं। बालानी परिवार में जो इंसान उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो निस्संदेह उसके दादाजी है। अब जब उसने अभिलाष बालानी को देखा तो रोशन बालानी ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे नहीं पता था कि आज क्या हुआ। उसे बिना किसी वजह के 2 बार पीटा गया और हर बार पिछली बार से ज्यादा जोर से। दादाजी, तीसरे चाचा पागल हैं। मुझे इस तरह पीटने के बाद आपको मेरे लिए फैसला लेना ही होगा। रोशन बालानी असल में खून और आंसुओं के साथ उन पर आरोप लगाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सामने एक बैसाखी आई। उसके बाद उसकी छाती में तेज दर्द हुआ और वो उड़ गया। हालांकि अभिलाष बालानी लगभग 80 साल के हैं और अभी भी हाथ में छड़ी पकड़े हुए हैं। असल में ये सब भ्रम है। वो आध्यात्मिक लेवल के असली मास्टर हैं। इस समय वो बेरहम थे और उन्होंने रोशन बालानी को छड़ी से मारकर दूर फेंक दिया। मुझे तुम्हें गला घोंटने दो। मिस्टर अभिलाष अपने हमलों में बहुत बेरहम है। क्या वह अपने पोते को गोल्फ बॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हो रहा है? बालानी परिवार ने रोशन बालानी को सिर्फ एक बार क्यों मारा? तुम लोग क्या कर रहे हो? किसे पता था? पहले बालानी परिवार के लोग रोशन बालानी को बहुत प्यार करते थे। चाहे वे कितनी भी मुसीबत खड़ी करते, वे ठीक रहते थे। आज क्या हुआ? अभिलाष बालानी ने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके हाथ की लाठी नहीं रुकी और वो अखिल बालानी के कोड़े से भी ज्यादा जोरदार लग रही थी। वो रोशन बालानी पर एक के बाद एक पड़ी और स्कूल में चीखें गूंजने लगी। आह! दादाजी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब और मत मारो। इस बार रोशन बालानी सच में डर गया था। अगर अखिल बालानी से पिटते समय उसके दिल में थोड़ी उम्मीद थी, तो अब जब अभिलाष बालानी ने उस पर हमला किया तो उसने पूरी तरह से हिम्मत हार दी थी। तू छोटा जानवर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर अर्णव का अपमान करने की? आज तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अभिलाष बालानी के बोलने के बाद उसने फिर से अपनी छड़ी घुमाई। क्या हो रहा है? क्या बालानी परिवार टीचर अर्णव की वजह से रोशन बालानी को पीट रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टीचर अर्णव तो बस एक टीचर है। वो बालानी परिवार से इतना बड़ा एहसान कैसे ले सकते हैं? ऐसा ही लगता है। अखिल बालानी और रौनव बालानी ने अभी अभी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि रोशन बालानी ने मिस्टर अर्णव का अपमान किया है। शायद वो मिस्टर अर्णव के बारे में बात कर रहे थे। सभी के अंदाजे जल्द ही सच साबित हुए। अर्णव ने अभिलाष बालानी को हाथ हिलाकर इशारा किया। भाई अभिलाष, बस उसे एक सबक सिखा दीजिए। जान से मत मारिए। अभिलाष बालानी ने ठंडी सांस ली। इस छोटे जानवर ने मिस्टर अर्णव का अपमान किया है। इसे जान से मार देने में कोई शर्म नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके आदमी रुक गए। उसने ऐसा सिर्फ अर्णव की इज्जत बचाने के लिए किया था, लेकिन वो सच में अपने पोते को मारना नहीं चाहता था। वरुण खिड़की पर लेटा हुआ था और एयर कंडीशनिंग की हवा ले रहा था। पता चला कि बालानी परिवार जिस मिस्टर अर्णव की बात कर रहा था, वो सच में अर्णव ही था। वो कौन था? बालानी परिवार उसे इतनी अहमियत क्यों देता है? बालानी परिवार का पूरे राजगढ़ शहर में एक खास रुतबा है। शहर का नेता भी उस इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता जिसे अभिलाष बालानी इतना मानते हैं। ये देखकर श्रीशांत का सिर सुन्न हो गया। इसकी तुलना में मानवीर अय्यर ने उसे जो कुछ थप्पड़ मारे थे, वे तो बच्चों का खेल थे, लगभग गुदगुदी जैसा। बल्ली सिंह ने उसे समझाया था कि अर्णव को गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो नुकसान होगा। उस समय उसने मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसे साफ अनुभव हो गया है और सब सच है। रोशन बालानी ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसे अभी बहुत तकलीफ हुई थी। वो चोटों से भरा हुआ था और उसे बहुत दर्द हो रहा था।
अखिल बालानी और अभिलाष बालानी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। उसे तो लगा कि उसके दादा और तीसरे चाचा सच में उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो सांस पूरी कर पाता, अखिल बालानी ने उसे कूल्हे पर लात मारी। अरे कमीने, मरने का नाटक मत कर, जल्दी उठ और मिस्टर अर्णव से माफी मांग। टीचर अर्णव, मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मेरी गलती थी, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। इस समय रोशन बालानी का सपोर्ट पूरी तरह खत्म हो गया था। वो फिर से घमंड करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसे आखिरकार समझ आ गया कि अगर उसने अर्णव का जरा भी अपमान किया तो उसके दादा सच में उसे छड़ी से पीट पीट कर मार डालेंगे। फिर भी अभिलाष बालानी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपना हाथ उठाकर बैसाखी से उसकी टांग के घुटने पर मारा। अरे कमीने, घुटनों पर बैठकर बात कर। रोशन बालानी धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। टीचर अर्णव, मुझसे गलती हो गई, मुझे सच में पता है कि मुझसे गलती हुई है। वो अब अपनी गलती मान रहा था, लेकिन उसे पता था कि डर सच्चा था। इन सभी सालों में उसने बालानी परिवार को किसी इंसान को इतनी इज्जत देते हुए कभी नहीं देखा था। अर्णव ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, बच्चे को अनुशासन सिखाना जरूरी है। इस बार तुम मुझसे मिले, अगर तुम किसी और से मिलते तो क्या होता? ये कहने के बाद अभिलाष बालानी और अखिल बालानी दोनों ने राहत की सांस ली। ये सच में ऐसा ही था। इस बार रोशन बालानी पागलपन में अर्णव को उकसा रहा था। अगर कोई और उसी लेवल का मास्टर होता तो शायद वो ऐसा नहीं करता। अगर बालानी परिवार में थोड़ी भी इज्जत होती तो उन्हें थप्पड़ मारकर मार दिया जाता। अभिलाष बालानी ने कहा, चिंता मत करो मिस्टर अर्णव, मैं इस बच्चे को वापस आने के बाद सख्ती से अनुशासन सिखाऊंगा। अर्णव ने कहा, ठीक है, तुम उसे वापस ले जाकर उसके जख्मों का इलाज करवा सकते हो। ये एक स्कूल है और इसका असर अच्छा नहीं होगा। अब जब मुझे मिस्टर अर्णव के बारे में पता चल गया है तो मैं किसी और दिन मिस्टर अर्णव से माफी मांगने के लिए खुद एक दावत रखूंगा। अभिलाष बालानी के बोलने के बाद उसने हाथ हिलाया और 2 बॉडीगार्ड तुरंत आए और रोशन बालानी को घसीटकर कार में ले गए। इस आदमी को इलाज के लिए समय देना चाहिए, नहीं तो वो खून बहने से मर जाएगा। अभिलाष बालानी और अखिल बालानी चले गए और रौनव बालानी और दूसरे लोग बिना रुके स्कूल से बाहर भाग गए। उनके जाने के बाद बड़ा खेल का मैदान शांत हो गया और सबकी नजरें अर्णव पर टिकी थी। ये छोटा टीचर कुछ दिन पहले ही स्कूल आया था, लेकिन उसने उन्हें बार बार चौंका दिया, जिससे उनकी समझ पूरी तरह बदल गई। उसने सिनु जुयाल से सिर झुकाकर अपनी गलती मानने को कहा, शहर के मुखिया को माफी मांगने के लिए बुलाया और अब बालानी परिवार से बड़े शैतान को इस हालत में पिटवाया। वो और क्या नहीं कर सकता था? वरुण ने खिड़की जोर से बंद कर दी। इस समय उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक जवान डॉक्टर की इतनी बड़ी इज्जत क्यों है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सम्मानित एकेडमिक मामलों का डायरेक्टर, जो शहर के पूर्व नेता का बेटा था, उस पर हावी क्यों नहीं हो पा रहा था। एक छोटा सा टीचर। इस समय क्लास की घंटी बजी और अर्णव ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, ठीक है सब लोग, चलो क्लास में वापस चलते हैं। ये कहने के बाद वहां मौजूद सभी छात्र आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपनी क्लास में लौट गए, जिसमें 12th स्टैंडर्ड सेक्शन 5 छात्र भी शामिल थे। उनमें से हर कोई एक अच्छे बच्चे की तरह आज्ञाकारी था और बस अपनी सीटों पर लौटकर बैठ गया। इसके अलावा उनका हाव भाव सीधा था और उनका चेहरा सम्मानजनक था और उनमें अब पहले जैसा घमंड, दबंगई और तानाशाही नहीं थी। गाड़ी में रोशन बालानी ने अपने चेहरे से खून पोंछा और दुखी होकर पूछा, दादाजी आज क्या हुआ? आप और तीसरे चाचा उस अर्णव नाम के आदमी से क्यों डरते हैं? वो कौन है? वो बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि उसे पीटने की वजह पूरी तरह से अर्णव था। तुम छोटे जानवर,
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी हरकतों से बालानी परिवार को गिराना चाहते हो। अखिल बालानी खुद को रोक नहीं पाया और उसने फिर से उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा। क्या तुम्हें लगता है कि दादाजी और मैं तुम्हें मार रहे थे? हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर मिस्टर अर्णव खुद एक्शन लेते तो तुम अब तक पूरी तरह बेकार हो चुके होते। रोशन बालानी ने हैरान होकर पूछा, तीसरे चाचा, कृपया मुझे साफ साफ बताएं, वो कौन है? अखिल बालानी ने गंभीर चेहरे से कहा, स्टेटस के मामले में वो राजगढ़ का सबसे अमीर आदमी है, ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी का चेयरमैन, जिसकी संपत्ति दसियों अरब से ज्यादा है। कनेक्शन के मामले में राजगढ़ शहर का लीडर उसका दोस्त है। राजगढ़ शहर का भाटिया परिवार, उत्तरी भारत प्रांत का अग्रवाल परिवार और शाही राजधानी का धवन परिवार, सभी के उसके साथ गहरे रिश्ते हैं। साधना के मामले में तुम्हारे दादाजी और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं है। काबिलियत के मामले में उनकी मेडिकल स्किल्स शानदार है। तुम्हारे दादाजी की जान उन्होंने बचाई थी। सिर्फ एक गोली निकालकर वो मुझे आध्यात्मिक स्तर की दहलीज पार करवा सकते हैं। क्या तुमने आज अपने चचेरे भाई की काबिलियत देखी? वो पहले तुम्हारे सामने कुछ नहीं था, लेकिन अब वो तुमसे कहीं ज्यादा ऊपर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आधे महीने पहले प्राचीन चिकित्सा उद्यान में मिस्टर अर्णव के साथ पढ़ने गया था। इस बात पर रोशन बालानी पहले ही नतीजा समझ गया था और चिल्लाया, तीसरे चाचा, आपका मतलब है कि वो वही मास्टर अर्णव है? अभिलाष बालानी ने ठंडी सांस ली और कहा, हमारे बालानी परिवार का सबसे सही फैसला मिस्टर अर्णव से दोस्ती करना था, लेकिन तुमने, छोटे जानवर, इसे लगभग बर्बाद कर दिया था। अखिल बालानी ने कहा, आम दिनों में तुम्हारा थोड़ी बहुत मुसीबत खड़ी करना ठीक है, लेकिन अब तुम मास्टर अर्णव को उकसाने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम मौत को दावत नहीं दे रहे हो? रोशन बालानी चिल्लाया, मुझे कैसे पता चलता कि वो वही ग्रेट मास्टर अर्णव है? अगर तुमने मुझे 100 गुना हिम्मत भी दी होती तो भी मैं हिम्मत नहीं करता। अभिलाष बालानी ने कहा, यह घटना तुम्हें भी एक सबक सिखाएगी। तुम्हें भविष्य में अपना घमंडी स्वभाव बदलना चाहिए। हमारा परिवार हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अखिल बालानी ने कहा, शायद मिस्टर अर्णव का यही मतलब था जब उन्होंने आज हमें यहां बुलाया। दादाजी, तीसरे चाचा, चिंता मत करो, मैं भविष्य में जरूर बदलूंगा। रोशन बालानी ने फिर कहा, दादाजी, क्या आप मुझे प्राचीन चिकित्सा उद्यान भेजने का कोई तरीका सोच सकते हैं? मैं भी रौनव के साथ रहना चाहता हूं। उसने आज अपनी आंखों से रौनव बालानी में आए बदलाव देखे थे। पहले वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो कर सकता है। सिर्फ आधे महीने में इतना बड़ा बदलाव आया है। ये सब पूरी तरह से मास्टर अर्णव की वजह से है। अगर मैं मास्टर अर्णव को फॉलो कर सकूं तो मेरी भविष्य की उपलब्धियां अकल्पनीय होंगी। अभिलाष बालानी ने ठंडी सांस ली और कहा, मिस्टर अर्णव का रौनव बालानी को स्वीकार करना ही हमारे बालानी परिवार के लिए इज्जत की बात है। हम ये दोबारा नहीं कर सकते। अगर तुम मिस्टर अर्णव के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए खुद लड़ना होगा। अखिल बालानी ने कहा, मिस्टर अर्णव अब तुम्हारे स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे भुना पाते हो या नहीं। रोशन बालानी की आंखें चमक उठीं। दादाजी, तीसरे चाचा, मुझे पता है, मैं इस मौके को जरूर भुनाऊंगा। 12H स्टैंडर्ड सेक्शन 5 के क्लासरूम में अर्णव पोडियम पर खड़ा था, सामने बैठे छात्रों की ओर देखते हुए। उन्होंने कहा, कोई भी इंसान जो भी काम करे उसे वही करना चाहिए। उसे अपने काम से प्यार करना चाहिए और अपने काम जैसा बनना चाहिए। अब जब मैं टीचर हूं तो मुझे टीचर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभानी है और आप स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपको स्टूडेंट्स की तरह बर्ताव करना होगा। आज से मैं नहीं चाहता कि हमारी क्लास में फिर से कुछ भी बुरा हो। उनका रवैया शांत था। उन्होंने कम शब्दों में और जोरदार तरीके से बात की, बिना किसी कड़े शब्द या बड़ी बड़ी बातों के, लेकिन इससे हर स्टूडेंट घबरा गया। चिंता मत करो टीचर अर्णव, हम भविष्य में अच्छा बर्ताव करेंगे, सभी दर्शकों ने एक साथ कहा।
टीचर रंकनाथ स्कूल में एक हिंदी टीचर है। क्योंकि आज सुबह बूढ़े आदमी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अस्पताल गए और दोपहर में क्लास लेने के लिए जल्दी से स्कूल पहुंचे। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया वो ये थी कि दोपहर की पहली 12 एच स्टैंडर्ड सेक्शन 5 में थी। एक ऐसी क्लास जिसमें कोई भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन कोई चारा नहीं था। हालांकि डर लग रहा था, फिर भी क्लास तो लेनी ही थी। क्लास की घंटी बजी और वो अपनी बाह के नीचे लेसन प्लान दबाकर क्लासरूम में चले गए। दरवाजे में घुसते ही वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि पहले का शोरगुल वाला क्लासरूम पूरी तरह से बदल गया था। पूरा क्लासरूम साफ सुथरा था। सभी सीधे बैठे थे और जोश से भरे हुए थे अपनी अपनी सीटों पर। उन्हें लगभग शक हुआ कि वो गलत क्लास में आ गए हैं। उन्होंने ऊपर देखा और दरवाजे पर लगे क्लास कार्ड को देखकर पक्का किया कि ये 12 एच स्टैंडर्ड सेक्शन 5 ही है। जब वो थोड़ा उलझन में थे, तभी क्लास के सभी बच्चे अचानक खड़े हो गए, जिससे वो चौंक गए और उन्हें मुड़कर भाग जाने का मन हुआ। इसी पल दर्शकों में बैठे छात्रों ने एक साथ चिल्लाया, नमस्ते टीचर। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अगर बाहर तेज धूप न होती तो रंकनाथ सच में सोचते कि वो सपना देख रहे हैं। क्या ये सच में वही 12 स्टैंडर्ड सेक्शन 5 की क्लास है? क्या ये वही बड़े शैतान हैं जो हर बात पर टीचरों को पीटते थे? अचानक इतने सभ्य कैसे हो गए? नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। ये छात्र जरूर कोई बड़ी चाल चल रहे हैं। ये बाद में पक्का मुझे सजा देंगे। ये सोचकर उन्हें आराम मिलने के बजाय और ज्यादा घबराहट होने लगी। ब सभी बैठ जाओ। बहुत ज्यादा तनाव के कारण रंकनाथ थोड़ा अटकटक कर बोल रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद को जबरदस्ती पढ़ाना शुरू किया। हालांकि 10 मिनट से ज्यादा बोलने के बाद भी ऑडियंस शांत थी और हर स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुन रहा था, जिससे वो और भी ज्यादा डर गया। अगर वे हमेशा की तरह मस्ती कर रहे होते, कुछ सो रहे होते, कुछ मोबाइल फोन चला रहे होते, कुछ पोकर खेल रहे होते और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते, तो उसे ज्यादा आराम महसूस होता। जो भी चीज नॉर्मल से हटकर होती है वो मॉन्स्टर बन जाती है। 12 एच स्टैंडर्ड सेक्शन 5 ने आज जो किया वो सच में नॉर्मल नहीं था। इसी पल बल्ली सिंह, जो पहली लाइन में बैठा था, उसने अचानक अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। धत तेरे की, ये सच में होने वाला है। रंकनाथ चौंक गया और जल्दी से अपने हाथ में लेसन प्लान उठाकर अपना चेहरा बचाने लगा। उसके इस काम से बल्ली सिंह चौंक गया और उसने हैरानी से पूछा, टीचर आप क्या कर रहे हैं? रंकनाथ ने घबराकर पूछा, तुम क्या करने वाले हो? बल्ली सिंह ने कहा, टीचर मुझे अभी वाला सवाल समझ नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सी क्यों चुना? हे भगवान! रंकनाथ को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर 10,000 अफ्रीकी जंगली गधों ने लात मारी हो। उसका सिर कुछ देर के लिए घूमने लगा और सोचने की शक्ति खत्म हो गई। 12 एच स्टैंडर्ड सेक्शन 5 के एक स्टूडेंट ने सच में सवाल पूछा। बल्ली सिंह ने सच में पूछा कि उसने इस सवाल के लिए सी क्यों चुना। क्या ये दुनिया का अंत आ रहा है? क्या सूरज पश्चिम से निकल रहा है? बल्ली सिंह को लगा कि वो क्या सोच रहा है और उसने माफी मांगते हुए कहा, माफ करना टीचर रंकनाथ, पहले हमारी गलती थी, लेकिन अब हम सच में सीखना चाहते हैं। प्लीज इसे ध्यान से समझाए। ओह ठीक है, मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। रंकनाथ ने अपना हाथ उठाया और अपने चक्कर खा रहे सिर पर मारा। फिर से सवाल को शुरू से एनालाइज किया और ब्लैक बोर्ड पर डिटेल में नोट्स बनाए। ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स ने बहुत ध्यान से सुना और एक के बाद एक नोट्स बनाए। उसने अपना काला चश्मे को ऊपर किया और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। लेकिन इसी पल एक लंबा आदमी अचानक खड़ा हुआ और पोडियम की तरफ बढ़ा। वो रमित राज था। तुम क्या करने वाले हो? रंकनाथ घबराकर 2 कदम पीछे हटा और उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। अगर रमित राज के लंबे शरीर ने दरवाजे का रास्ता नहीं रोका होता तो वो सच में भाग गया होता। टीचर,
मैं आपके लिए ब्लैक बोर्ड साफ करने आया हूं। पहले ऐसी स्थिति देखकर दर्शक हंस पड़ते थे, लेकिन अब सन्नाटा था। बोलने के बाद रमित राज ने माफी मांगते हुए सिर झुकाया। रमित राज को अपने लिए ब्लैक बोर्ड पोंछने के लिए इरेजर उठाते देखकर रंकनाथ को और भी ज्यादा विश्वास नहीं हुआ। उसने चुपके से अपने नितंबों को चुटकी काटी और तेज दर्द में मुस्कुराया। वो इस क्लास के दौरान हैरान था, और जब वो जा रहा था तो उसने ये पक्का करने के लिए दरवाजे पर क्लास का साइन फिर से देखा कि वो सही जगह पर है। रंकनाथ थोड़ा परेशान होकर अपने ऑफिस लौटा। जब वो दरवाजे से अंदर आया तो उसने उत्सुकता से दूसरों से कहा, क्या आपको लगता है कि 12H स्टैंडर्ड सेक्शन 5 के उन स्टूडेंट्स पर बुरी आत्माओं का साया है? वे अचानक अलग अलग लोग क्यों लग रहे हैं? जैसे जैसे वो बोल रहा था, उसने आज की क्लास की कहानी शुरू से आखिर तक बताई। जब उसने बोलना खत्म किया तो ऑफिस में दूसरे लोग हंस पड़े। रंकनाथ ने कहा, तुम सब क्यों हंस रहे हो? मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। एक अधेड़ उम्र के टीचर ने कहा। टीचर रंकनाथ, चिंता मत करो, हम जानते हैं कि आपने जो कहा वो सच है, लेकिन हमने आज सुबह ही इस तरह की चीज का अनुभव किया है। रंकनाथ ने कहा, तुम्हें भी वे मिले तो क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बड़े शैतान राजा अचानक अपना जेंडर बदल ले? आप इसके बारे में कैसे भी सोचें, ये नामुमकिन है। बेशक ये जेंडर बदलने के बारे में नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि टीचर अर्णव बहुत बढ़िया है। मध्यम उम्र के टीचर ने बताया कि आज सुबह क्या हुआ, और आखिर में कहा, हालांकि टीचर अर्णव को यहां आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उन्होंने 12H स्टैंडर्ड सेक्शन 5 के इन नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को पहले ही कंट्रोल में कर लिया है। सोचो, रोशन बालानी जैसे बड़े शैतान को भी इतनी बुरी तरह पीटा गया, तो कोई और भला मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तो बात यह है, तभी रंकनाथ को समझ आया कि क्या हुआ था। एक और महिला टीचर ने कहा, टीचर अर्णव सच में बहुत टैलेंटेड है। मुझे लगता था कि 12H स्टैंडर्ड सेक्शन 5 के उन लोगों से कोई निपट नहीं सकता, लेकिन अब उन्होंने मेरा ये ख्याल बदल दिया है और सच में उन लोगों से निपट लिया। एक और पुरुष टीचर ने कहा, काश टीचर अर्णव कुछ महीने पहले आ गए होते तो मुझे इतनी बुरी तरह मार नहीं पड़ती कि मुझे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता। महिला टीचर ने कहा, कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? मुझे नहीं पता कि टीचर अर्णव इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। इतनी कम उम्र में उनमें इतनी शानदार काबिलियत है। जब 12H स्टैंडर्ड सेक्शन 5 की क्लास में स्कूल खत्म होने वाला था तो बल्ली सिन्हा जली के पास आया और बोला, क्या तुम्हारे पास शाम को टाइम है? क्या तुम आज रात मेरे साथ क्लब चल सकती हो? जली ने उसे देखा और कहा, क्या बात है, तुम मुझे पटाना चाहते हो? मेरे स्टैंडर्ड हमारे टीचर अर्णव जैसे मर्दों के लिए है, और तुम उस लायक नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हमारे टीचर अर्णव तुमसे प्यार नहीं करेंगे। बल्ली सिन्हा के ऐसा कहने के बाद उसे जली की आंखों में जानलेवा गुस्सा दिखा और उसने जल्दी से कहा, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। असल में बात यह है, मेरा एक बड़ा भाई है जिसने एक नया क्लब खोला है। आज रात जब वो खुलेगा तो वो चाहता है कि मैं कुछ खूबसूरत लड़कियों को ढूंढूं ताकि उसकी क्लब पॉपुलैरिटी मिले। देखो, तुम हमारी क्लास में सबसे खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। बस यही बात है। जली ने उसे घूर कर कहा, मैं सुंदर हूं। हाँ, लेकिन ये क्लब जैसी गंदी जगह है। अगर कोई मुझे परेशान करे तो? बल्ली सिंह ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, यह नामुमकिन है। ये मेरे बड़े भाई की जगह है। उसने मुझसे वादा किया है कि हम बस खाने, पीने, मजे करने और खुश होने के लिए वहां जा रहे हैं। कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम सब क्लासमेट हैं। अगर मैं किसी को धोखा देने की कोशिश भी करूं तो तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जली ने कहा, ठीक है, तुम्हें कुछ और लोगों को ढूंढना होगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं अभी सिनू जुयाल से बात करने जाता हूं। बल्ली सिंह ने बकटूथ द्वारा दिए गए काम को सच में गंभीरता से लिया और क्लास की खूबसूरत लड़कियों को एक एक करके इनविटेशन भेजा। सिनू जुयाल, लिटिल स्पैरो
और बाकी लड़कियों के बीच हफ्ते के दिनों में अच्छे संबंध थे। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस तरह के मुफ्त खाने पीने और मजे के लिए खुशी खुशी राजी हो गई। रिद्धि और जिया क्लास की टॉप सुंदरिया थी, इसलिए उन्हें भी स्वाभाविक रूप से इनवाइट किया गया। हालांकि उनकी स्थिति खास थी। कंट्री एम के एजेंट किसी भी समय आ सकते थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के इनविटेशन ठुकरा दिया। आखिर में जली और सिनु जुयाल समेत कुल 4 महिला क्लासमेट्स को इनवाइट किया गया। सिनु जुयाल ने कहा, क्या हम कुछ लड़कियों का होना बहुत बोरिंग नहीं होगा? क्या तुम टीचर अर्णव को भी बुलाना चाहते हो? बल्ली सिंह ने थोड़ी देर सोचा और कहा, चलो इसे छोड़ देते हैं। टीचर अर्णव हम पर बहुत सख्त है। अगर उन्हें पता चला तो शायद वो हमें जाने नहीं देंगे। कई लड़कियों ने इस बारे में सोचा और जिद करना छोड़ दिया। इसी समय बल्ली सिंह के सेल फोन की घंटी बजी और ये बकटूथ का फोन था। भाई, तुम्हारे इंतजाम कैसे चल रहे हैं? बल्ली सिंह ने कहा, चिंता मत करो भाई, मैंने पहले ही 4 महिला क्लासमेट्स को ढूंढ लिया है। वे सभी सुंदरिया है। वे निश्चित रूप से तुम्हारी जगह को बहुत पॉपुलर बना देंगी। उसने अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, बड़े भाई ने तुम्हें सही पहचाना। बल्ली सिंह ने कहा, क्या मेरी क्लासमेट्स का जाना ठीक रहेगा? लेकिन हमें उनकी सुरक्षा पक्का करनी होगी। मैंने तुमसे ये कहने के लिए कहा था। ये वो जगह है जहां मैं अपने दांत दिखाता हूं। अगर मैं यहां हूं तो कुछ भी नहीं होगा। बस चिंता मत करो और उन्हें आने दो और मजे करने दो। तो मुझे राहत मिली भाई। बल्ली सिन्हा के बात खत्म करने के बाद उसने फोन काट दिया। फोन के दूसरी तरफ बकटीथ हंसा और उसने फिर से एक नंबर डायल किया। हमने आज रात का मामला सुलझा लिया है। हमारे पास 4 स्टूडेंट लड़कियां हैं। शायद वे सब अभी भी जवान हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत मजा आएगा। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, ये अच्छी बात है। जब तक हम भाइयों को मजा आएगा। राजगढ़ की अंडरग्राउंड दुनिया आज से तुम्हारी होगी। हालांकि वो फोन से अलग था, फिर भी उसने खुशामद करते हुए कहा, धन्यवाद चचेरे भाई। अक्सद बकटूथ का एक चड्डी बड्डी वाला दोस्त है। वो उसके बगल में खड़ा था। जब उसने उसे देखा तो उसने फोन काट दिया। भाई, क्या आपके दरवाजे पर कोई खास मेहमान आ रहे हैं? एक खास मेहमान? बिल्कुल। बकटूथ खुशी से भर गया और खुशी से भरे चेहरे के साथ बोला, मेरा चचेरा भाई एक मास्टर है और वो विदेश से लौटा है। कुछ ही दिनों में वे राजगढ़ शहर की पूरी मार्शल आर्ट्स की दुनिया पर राज करेंगे। और कोई भी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन बकवास है। जब तक मेरा चचेरा भाई और दूसरे लोग सफल हो जाते हैं तो राजगढ़ की पूरी अंडरग्राउंड दुनिया हमारी होगी। और वे चारों बकवास लीडर मेरे सामने घुटने टेकेंगे और मेरे पैर के अंगूठे चाटेंगे। अक्सत ने हैरानी भरे चेहरे से कहा, यह बहुत बढ़िया है, तो मैं आपको पहले से बधाई देना चाहता हूं भाई। बकटूथ ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर थपथपाया। अच्छा काम करो। तुम वो इंसान हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है और फायदे तुम्हें जरूर मिलेंगे। बेशक बल्ली सिन्हा को यह नहीं पता था। उसने स्कूल के बाद चारों लड़कियों को डिनर पर बुलाया और 8 बजे नए खुले नाइट क्लब में पहुंच गया। वरुण काम खत्म होने के बाद स्कूल से निकला। आज उसका मूड बहुत खराब था। अर्णव जितना ज्यादा आगे बढ़ रहा था वो उतना ही ज्यादा उदास हो रहा था। वो सीधे एक बार में गया ताकि शराब पीकर अपना दुख भुला सके। जब वो बार में आया तो उसने एक गिलास शराब ऑर्डर की। उसने अभी कुछ घूंट ही लिए थे कि उसने 2 गोरे आदमियों को आते देखा। राजगढ़ शहर की इकॉनमी अच्छी है, इसलिए यहां विदेशियों को देखना कोई हैरानी की बात नहीं है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वे दोनों गोरे आदमी लगभग 20 साल के थे और एक जैसे दिखते थे। दोनों ने काले सूट और सनग्लासेस पहने हुए थे। वे बिना पूछे बार में आए, लेकिन वरुण को बीच में लेफ्ट और राइट से घेर लिया। लड़के, हमारे साथ आओ, कोई तुमसे मिलना चाहता है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारे पीछे क्यों आऊंगा? वरुण का मूड खराब था और उसे गुस्सा आने वाला था,
लेकिन अचानक उसे अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द महसूस हुआ और जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि एक तेज खंजर उसके पेट से सटा हुआ है। काले सूट वाले आदमी के चाकू चलाने का तरीका बहुत माहिर था। इस बार उसे चुभन महसूस हुई, लेकिन खून नहीं निकला। वरुण ने पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। वो इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे, जैसे किसी मुर्गे का गला घोंट दिया गया हो। और उसके बाद वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। काले सूट पहने दोनों आदमियों ने बकवास करना बंद कर दिया। उसके दोनों हाथ पकड़े, एक ने लेफ्ट से और दूसरे ने राइट से, और सीधे दूसरी मंजिल पर प्राइवेट कमरे की ओर चल दिए। बार असल में एक मिलीजुली जगह थी, जहां हल्की रोशनी और कान फाड़ने वाला म्यूजिक था, इसलिए किसी ने भी यहां कुछ अजीब नहीं देखा।